Hello everyone, this is Silky Khanna. So let us start with next lecture of statistics. The topics that we would be covering in this lecture are assumptions for ordinary least squares regression, types of regression, interpretation of regression coefficients, and finally the properties of regression. So moving on to our very first slide. देखिए रिग्रेशन के अजम्पशंस को स्टडी करने के लिए देर आर सर्टेन टर्म्स जिनके मीनिंग हमको पता होने ज़रूरी हैं. ऑल दो इसमें से मैक्सिमम वर्ड्स ऐसे हैं जिसके मीनिंग मैं प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, स्टिल हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं. सो द फर्स्ट टर्म दैट वी हैव इज आउटलायर. आउटलायर का क्या मतलब होता है? एक्सट्रीम हाई या एक्सट्रीम लो वैल्यूज़ का प्रेजेंट होना. अगर हमारे डाटा सेट में एक्सट्रीम हाई और एक्सट्रीम लो वैल्यूज़ हैं, ऐसी वैल्यूज़ जो कि हमारे बाकी की ऑब्जर्वेशन से काफ़ी फार ऑफ है या उनसे बिल्कुल हटके हैं, तो ऐसी वैल्यूज़ हमारे रिजल्ट को हैम्पर कर सकती हैं, उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं. इसीलिए आउटलायर्स का ना होना रिजल्ट्स के लिए बेहतर माना जाता है. नेक्स्ट इज द वर्ड नॉर्मैलिटी. सो नॉर्मैलिटी का क्या मतलब है? नॉर्मैलिटी का मतलब है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हमारा जो डाटा सेट है, जो हमारे वेरिएबल्स हैं, जो उनकी वैल्यूज़ हैं, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का स्क्यूनेस नहीं होना चाहिए है. बट एक खासियत है रिग्रेशन में कि अगर जो है हमारा डाटा सेट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो हमारे जो रेसिडुअल्स हैं वो भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे. सो अगर आपको याद हो, मैंने पढ़ाया था रेसिडुअल्स क्या थे. हम लोग रिग्रेशन इक्वेशन बनाते हैं, उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू डाल के पुट करके हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को प्रेडिक्ट करते हैं. ठीक है. सो डिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यू हम एस्टिमेट कर रहे हैं इक्वेशन से और जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस हैं वो ज़रूरी तो नहीं कि हमेशा सेम हो, तो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, जो गैप होता है, वही ये रेसिडुअल कहलाता है. इसको हम एरर टर्म या एरर भी बोल सकते हैं. तो यहाँ पे एक आ गया है कि अगर हमारा डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हमारा एरर टर्म, हमारा रेसिडुअल भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. और इसको ग्राफिकली कैसे दिखाएंगे, देखिए मैं आपको एक नॉर्मल स्कैटर प्लॉट डायग्राम से ये चीज़ दिखाती हूँ. ठीक है. सो ये हमारी रिग्रेशन लाइन हो गई. इसके ऊपर क्या शो हो रहा है? इसके ऊपर शो हो रही हैं प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ या एस्टिमेटेड वैल्यूज़. इसके आसपास जो पॉइंट्स हम प्लॉट कर रहे हैं ये क्या है? ये ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ हैं. दीज आर द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़. अब एरर टर्म रिग्रेशन क्या होता है? दिस डिस्टेंस, ये जो हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ वाली लाइन है, जो रिग्रेशन लाइन है, और ये जो हमारी ऑब्जर्व्ड या कह लीजिए एक्चुअल वैल्यूज़ है, ये जो डॉट्स हैं, इसका और लाइन के बीच का, इन डॉट्स का और लाइन के बीच का जो गैप है वही एरर टर्म है. ठीक है. सो वैसे तो रेसिडुअल प्लॉट भी बनाया जा सकता है. ये तो प्रेडिक्टेड वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू का प्लॉट है जिसको हम स्कैटर प्लॉट बोलते हैं. खाली रेसिडुअल वैल्यूज़ को न्यूमेरिकली निकाल के उसका भी अलग से रेसिडुअल प्लॉट बनता है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे. बट यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर रेसिडुअल भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्या होगा कि रेसिडुअल की ज़्यादातर वैल्यूज़, जो रेसिडुअल वाला स्कैटर प्लॉट होगा, उसमें सेंटर में लाई करेंगी, और सेंटर से फिर जब वो मूव ऑफ होंगी, ठीक है, तो वो दोनों तरफ इक्वली स्प्रेड होंगी. सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा हमारे रेसिडुअल का भी. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं शो करूँ तो लेट्स से अभी तक सेंट्रल में ऑब्जर्व वैल्यूज़ हैं, तो क्या होगा अगर राइट में भी इस तरीके से ऑब्जर्व वैल्यू हो, लेफ्ट में भी इस तरीके से ऑब्जर्व वैल्यू हो, तो मतलब दोनों तरफ रेसिडुअल्स है ना. ये तो सेंटर है और ये राइट साइड की वैल्यूज़ और ये लेफ्ट साइड की वैल्यूज़, तो मतलब इस साइड भी रेसिडुअल्स हैं, इस साइड भी रेसिडुअल्स हैं. तब हम बोल सकते हैं कि हाँ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है रेसिडुअल्स का भी. इस तरीके से तो ये चीज़ स्कैटर प्लॉट में दिखाई गई है, बट स्कैटर प्लॉट में एग्जैक्टली रेसिडुअल की वैल्यू नहीं प्लॉट करी गई है, ऑब्जर्व वैल्यूज़ प्लॉट करी गई हैं, और जो ये डिस्टेंस होगा प्रेडिक्टेड वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू के बीच का, ये आपको रेसिडुअल शो कर रहा है. लेकिन अलग से रेसिडुअल प्लॉट भी बनता है, उसमें और कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ जो रेसिडुअल की वैल्यूज़ निकल के आती है वो हम प्लॉट करते हैं. So देखिए, if the data and the residuals are normally distributed, the residual scatter plot will show majority of the residuals at the center of the plot. ज़्यादातर रेसिडुअल्स की जो वैल्यू निकल के आती है, जब उसको प्लॉट करेंगे तो वो सेंटर में प्लॉट होती है फॉर ईच वैल्यू ऑफ द प्रेडिक्टेड स्कोर, विथ सम रेसिडुअल्स ट्रेलिंग ऑफ सिमेट्रिकली फ्रॉम द सेंटर. मतलब रेसिडुअल प्लॉट में ज़्यादातर रेसिडुअल्स जो है वो सेंटर में प्लॉट होंगे, और राइट हैंड साइड, उसके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ ऑलमोस्ट इक्वल रेसिडुअल्स होंगे. ऐसा नहीं है कि राइट हैंड साइड पे तो बहुत सारे रेसिडुअल्स थे और लेफ्ट हैंड साइड पे है ही नहीं, ऐसा नहीं है. दोनों तरफ रेसिडुअल्स ऑलमोस्ट इक्वली प्लॉट होंगे, तभी हम कह पाएंगे कि हाँ भाई, सिमेट्रिकल है हमारा रेसिडुअल प्लॉट भी. रेसिडुअल प्लॉट में रेसिडुअल वैल्यूज़ प्लॉट करी जाती हैं, किसके साथ? प्रेडिक्टेड स्कोर. एक हम जो है उसमें वेरिएबल लेते हैं रेसिडुअल, एक वेरिएबल हम लेते हैं प्रेडिक्टेड स्कोर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल.
इसको बनाना खैर आगे सीखेंगे। नेक्स्ट वी हैव लीनियरिटी। सो लीनियरिटी शब्द का मतलब मैं बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को बार बार समझा चुकी हूँ। ज़्यादातर जगह यही माना जाता है कि वेरिएबल्स जो है उनके बीच में लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए। ऑल्दो रिग्रेशन एक ऐसा एस्टिमेट है जो लीनियर और नॉन लीनियर दोनों तरीके के रिलेशनशिप्स को स्टडी कर सकता है। तो देखिए, अगर दो वेरिएबल्स के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है तो हमारा जो स्कैटर प्लॉट बनेगा वो यूजुअली ओवल शेप का होगा। अब ओवल शेप का होने का मतलब ये कि जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज होंगी, जो एक्चुअल वैल्यूज होंगी, जब उनको प्लॉट किया जाएगा तो लगभग वो ओवल के जैसा दिखेगा। फिर देखिए, दिस इज बिकॉज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर लीनियरली रिलेटेड। भाई ओवल शेप वो इसीलिए दिख रही है क्योंकि लीनियर रिलेशनशिप है वेरिएबल्स के बीच में। The relationship between the residuals and the predicted DV scores, dependent variable scores, will be linear. मतलब ये है कि जिन वेरिएबल्स के ऊपर हमने स्टडी करके रिग्रेशन इक्वेशन बनाई थी, अगर उन वेरिएबल्स के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है तो जो रेसिडुअल्स होंगे यानी कि जो एरर टर्म होगा और जो प्रेडिक्टेड डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज होंगी, इन दोनों चीज़ों के बीच में भी कैसा रिलेशनशिप होगा? लीनियर रिलेशनशिप ही होगा। और नॉन linearity, it is demonstrated when most of the residuals are above the zero line on the plot at some predicted values and below the zero line at other predicted values. मतलब क्या है? नॉन linearity को कैसे पहचाना जा सकता है? linearity के केस में तो क्या होगा, जब हम स्कैटर प्लॉट बनाएंगे तो जो पॉइंट्स हम प्लॉट करेंगे ऑब्जर्व वैल्यूज के, वो लगभग ओवल शेप लेते हुए दिखेंगे। और अगर दो वेरिएबल्स के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है तो रेसिडुअल और जो वैल्यूज हम एस्टिमेट कर रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल की, उनके बीच में भी लीनियर रिलेशनशिप होगा। अगर जो है नॉन लीनियर रिलेशनशिप होता है तो डायग्रामेटिकली हमें उसका पता कैसे चलता है कि जो रेसिडुअल वैल्यूज होती हैं, अगर हम रेसिडुअल प्लॉट बनाएं तो रेसिडुअल की जो ज़्यादातर वैल्यूज होंगी वो काफ़ी लंबे समय तक का मतलब है यहाँ पर कि लेट्स से ए प्रेडिक्टेड वैल्यू है, एक प्रेडिक्टेड वैल्यू, दो प्रेडिक्टेड वैल्यू, 3, 4, इन सब के रिस्पॉन्स में जो रेसिडुअल की वैल्यू आ रही होगी साथ में, ठीक है, वो जो है अबव द जीरो लाइन होगी। और फिर जो है बहुत सारी प्रेडिक्टेड वैल्यूज ऐसी होंगी जिनके ऊपर जो भी रेसिडुअल की वैल्यू आ रही होगी वो लगातार जीरो लाइन के बिलो होगी। कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल डिपेंडेंट वेरिएबल जो भी हमने प्रेडिक्ट की है उसकी वैल्यूज, ठीक है, तो जो भी वैल्यूज हमने प्रेडिक्ट करी डिपेंडेंट वेरिएबल की, ठीक है, मैं वैल्यूज नहीं लिख रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ लेट्स से एक वैल्यू प्रेडिक्ट करी, बी वैल्यू, सी, डी, ई, 5 वैल्यू लगभग हमने प्रेडिक्ट करी, तो सब में जो है हमारा जो रेसिडुअल आया, जो रेसिडुअल प्लॉट होगा, जो वैल्यूज आएंगी वो अबव द जीरो लाइन आएंगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने नेक्स्ट 5 वैल्यूज जो है वो प्रेडिक्ट करी, सो एफ, जी, एच एंड सो ऑन, नेक्स्ट 5 वैल्यूज, तो जितनी भी रेसिडुअल की वैल्यूज आ रही हैं वो लगातार जीरो लाइन के नीचे आ रही हैं। तो ये एक प्रकार से ट्रेंड बन गया, ठीक है, कि स्टार्टिंग की लेट्स से 5 वैल्यूज हमने जो प्रेडिक्ट करी है डिपेंडेंट वेरिएबल की, और फिर उसमें से जो है एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस को माइनस करके हम जो रेसिडुअल वैल्यूज निकाल रहे हैं वो सारी लगभग एक सी आ रही, सारी की सारी जीरो लाइन से ऊपर आ रही हैं, सारी की सारी लेट्स से पॉजिटिव आ रही हैं, ठीक है। तो सारी की सारी जब एक साथ पॉजिटिव आए या सारी की सारी जब एक साथ नेगेटिव आए, ठीक है, तो उस केस में हम बोलते हैं कि नॉन लीनियर रिलेशनशिप प्रेजेंट हो सकता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं शब्द, मल्टी कोलिनियरिटी, ये आप लोगों ने नहीं सुना होगा। सो मल्टी कोलिनियरिटी का मतलब होता है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनके बीच का कोरिलेशन बहुत आई हो। अभी तक हमने जो पढ़ा, हमने लीनियर रिग्रेशन का केस पढ़ा, सिंपल रिग्रेशन पढ़ा जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, एक डिपेंडेंट वेरिएबल था। सो हमने केसेस पढ़े एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल वाले, लेकिन ज़रूरी नहीं है ऐसा हो। मल्टीपल रिग्रेशन भी होता है जहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लीजिए आप, लेट्स से वी वांट टू एस्टिमेट कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, वो इलेक्शन जीतेगी कि नहीं जीतेगी, सो द चांसेस ऑफ विनिंग इज समथिंग दैट वी वांट टू एस्टिमेट, तो ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इसके लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या क्या हो सकते हैं? पॉपुलैरिटी ऑफ द लीडर, भाई इस पार्टी का जो लीडर है वो कितना पॉपुलर है, ठीक है। वर्क डन, लेट्स से पिछली बार भी यही पार्टी जो है इलेक्शन जीती थी, तो यही पार्टी जो है वो रूल कर रही है अभी भी, तो इन्होंने कितना काम किया है देश की जनता के लिए, ठीक है। लीडरशिप स्किल्स ऑफ द मिनिस्टर्स, दोज हु बिलोंग टू दिस पार्टी, तो ये 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए।
इन तीनों का इम्पैक्ट जो है इस बात पे पड़ेगा कि अगली बार ये पार्टी इलेक्शन जीतेगी या नहीं जीतेगी, और हमें यही एस्टिमेट करना है। तो भाई इनका जो लीडर होगा उसकी पॉपुलैरिटी का भी इम्पैक्ट पड़ेगा, इन्होंने कितना काम किया देश के लिए, समाज के लिए, उसका भी फर्क पड़ेगा, और कितने अच्छे लीडरशिप स्किल्स डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं इनके मिनिस्टर्स, उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा, भाई जनता से कितनी बना के रखते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है ये आपस में भी कनेक्टेड है। ये आपस में क्यों कनेक्टेड है? अगर बहुत अच्छा काम किया होगा पार्टी ने, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके लीडर की पॉपुलैरिटी कहीं ना कहीं क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, सो यानी कि वर्क कितना किया है, काम कितना किया है, और पॉपुलैरिटी ऑफ द लीडर, ये चीजें आपस में रिलेटेड हो गई। ऐसे ही लीडरशिप स्किल्स ऑफ द मिनिस्टर्स, ठीक है, जो मिनिस्टर्स हैं उनके लीडरशिप स्किल्स कितने अच्छे हैं देश का नेतृत्व करने के लिए, इस चीज से भी पॉपुलैरिटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। भाई लीडरशिप स्किल्स जितने अच्छे होंगे उनके, जितनी अच्छी तरीके से वो जनता के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं, उतने ज़्यादा पॉपुलर होने के चांसेस होंगे। सो देखा जाए तो ये सारे वेरिएबल्स जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हो गए, और इन तीनों के बेसिस पे अपने को डिपेंडेंट वेरिएबल को एस्टिमेट करना था। ऐसे केसेस में प्रॉब्लम क्या आती है ये समझो। प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हम एस्टिमेट कर भी लें कि जीतने के कितने चांसेस हैं इस पार्टी के, तो हम ये नहीं बता सकते कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या रहा। भाई ये पार्टी, अगर हमारा एस्टिमेट आता है कि हाँ ये पार्टी जो है इलेक्शन जीतेगी, इसके विनिंग चांसेस 90% है, लेकिन हम ये नहीं बता पाएंगे कि जो विनिंग चांसेस 90% है वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ की वजह से है। क्या लीडर सबसे ज़्यादा पॉपुलर है इस वजह से विनिंग चांसेस ज़्यादा है, या इन्होंने काम बढ़िया किया था इस वजह से इनके विनिंग चांसेस ज़्यादा है। तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि किस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पे। सो इस तरीके के कुछ इश्यूज आ जाते हैं, इसीलिए मल्टी कोलिनियरिटी भी ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। सो व्हेन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर हाईली कोरिलेटेड टू ईच अदर, तब हम उनको मल्टी कोलिनियर बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारी रिग्रेशन टेक्निक्स होती हैं जो कि अज्यूम करती है कि मल्टी कोलिनियरिटी प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ये एस्टिमेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा वाला इंडिपेंडेंट वेरिएबल सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। इट इज़ बिकॉज इट कॉजेज प्रॉब्लम्स इन रैंकिंग वेरिएबल्स। अब अगर हमें रैंक करना है कि किस चीज़ का सबसे ज़्यादा वेटेज था इलेक्शन जीतने में, काम किया उसका सबसे ज़्यादा वेटेज था, फिर उससे कम पॉपुलैरिटी का, फिर उससे कम लीडरशिप स्किल्स था, इस तरीके से अगर हमको रैंक करना है तो हम तब तक रैंक नहीं कर पाएंगे जब तक इन तीनों चीज़ों में आपस में हाई कोरिलेशन होगा, क्योंकि हम एग्जैक्टली एक एक चीज़ का इम्पैक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते कि इलेक्शन पे क्या पड़ रहा है। और ये आपस में भी नॉट जस्ट कोरिलेशन, इनके बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में आपस में ही। सो इस तरीके से जो है काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगी फिर चीज़ें, और इट मेक्स जॉब डिफिकल्ट इन सेलेक्टिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है वो सेलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। सो इट इज़ अ कंडीशन इन विच इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर हाईली कोरिलेटेड, लगभग 9.90% में बोलूँ तो कह लीजिए 90% या उससे ज़्यादा का कोरिलेशन होता है। और एक वर्ड है सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी का तो मतलब होता है जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है परफेक्टली कोरिलेटेड हैं। तो ऐसे केसेस में जो है हर एक फैक्टर की इंपॉर्टेंस, हर एक फैक्टर का इम्पैक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या होगा वो डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो मल्टी कोलिनियरिटी इज नॉट प्रिफर्ड। नेक्स्ट इज द टर्म अंडर फिटिंग एंड ओवर फिटिंग। ये भी इंपॉर्टेंट शब्द है, इनका मीनिंग समझो। व्हेन वी यूज अननेसेसरी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल का मतलब है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। एक्सप्लेन्ड वेरिएबल होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। सो जब हम अननेसेसरी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स यूज़ करते हैं तो इट माइट लीड टू ओवर फिटिंग। तो ओवर फिटिंग हो जाती है। ओवर फिटिंग का मतलब क्या है कि हमारा जो एल्गोरिदम है, मतलब हमने जो मॉडल डेवलप किया है, जो या इक्वेशन बनाई है, इट वर्क्स वेल ऑन द ट्रेनिंग सेट बट इज अनेबल टू परफॉर्म ऑन द टेस्ट सेट। अब इसका भी मतलब समझो, ट्रेनिंग और टेस्ट सेट का क्या मतलब है। हमारे पास पॉपुलेशन होती है, हमारी टारगेट ऑडियंस, जिससे डाटा कलेक्ट करना है, हम लेंगे उसमें से सैंपल, ठीक है, बहुत सारे सैंपल्स लिए जा सकते हैं। तो हमने क्या किया, अपनी पॉपुलेशन में से पहले 10 लोगों का सैंपल लिया, और इन 10 लोगों से जो भी हमारे पास डाटा आया उस डाटा के बेसिस पे हमने अपना मॉडल डेवलप किया, या कह लीजिए रिग्रेशन इक्वेशन वगैरह डेवलप करी टू प्रेडिक्ट द वैल्यूज। तो हमने इस सैंपल, ये हमारा फर्स्ट सैंपल है, ठीक है, इस सैंपल के बेसिस पे मॉडल डेवलप किया। जिस सैंपल के बेसिस पे हम मॉडल डेवलप करेंगे उसको हम बोलेंगे ट्रेनिंग सेट, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या कह रहे हैं कि ओवरफिटिंग का क्या मतलब होता है कि हमारा ये जो मॉडल है या जो रिग्रेशन इक्वेशन हम डेवलप करेंगे वो ट्रेनिंग सेट पे तो बढ़िया काम करती है। यानी कि हमने एक रिग्रेशन इक्वेशन बनाई,
ठीक है, उस रिग्रेशन इक्वेशन के थ्रू जब हम वैल्यूज प्रेडिक्ट कर रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल की, तो लगभग हमारे प्रेडिक्शन सही आ रहे हैं, मतलब हमने सही इक्वेशन बनाई है, हमारा मॉडल सही काम कर रहा है ट्रेनिंग सेट पे। बट इज अनेबल टू परफॉर्म बेटर ऑन द टेस्ट सेट। अब टेस्ट सेट का मतलब है हमने एक और सैंपल लिया 10 लोगों का, ठीक है, पॉपुलेशन वही है, टारगेट ऑडियंस वही है, उसी में से 10 और लोगों का सैंपल लिया और इनसे हमारे पास जो डाटा आएगा कलेक्ट होके, उसको हम यहाँ पे हमने पहले वाले 10 लोगों के सैंपल से जो इक्वेशन फॉर्म करी थी, जो मॉडल फॉर्म किया था, उस पर ये डाटा अप्लाई करके देखना चाहेंगे कि क्या वाकई में हमारा मॉडल सही है, क्या वाकई में हमने जो इक्वेशन बनाई थी वो सही वैल्यूज प्रेडिक्ट कर पा रही है। तो ये जो है टेस्ट सेट पे काम नहीं कर पाएगा, यानी कि जिस सैंपल के थ्रू हमने मॉडल बिल्ड किया तब तो हमें सही प्रेडिक्टेड वैल्यूज मिल रही हैं, हमने दूसरा सैंपल ले लिया और उसकी डाटा वैल्यूज को हमने पुट करके देखा रिग्रेशन इक्वेशन में, तो हमको सही प्रेडिक्टेड वैल्यूज नहीं दिख रही हैं। तो इसको हम बोलते हैं ओवरफिटिंग का केस। ओवरफिटिंग मीन्स दैट आवर एल्गोरिदम मीन्स द रिग्रेशन इक्वेशन के लिए कह लीजिए यहाँ पे, या फिर कह लीजिए मॉडल, इट वर्क्स वेल ऑन द ट्रेनिंग सेट, है ना, ट्रेनिंग सेट जो पहला सैंपल लिया जिसके आधार पे हमने डाटा कलेक्ट करके मॉडल बनाया था, डेवलप किया था, ठीक है, उस सैंपल के लिए तो ये सही काम कर रहा है, सही प्रेडिक्शंस दे रहा है। लेकिन बट इज अनेबल टू परफॉर्म ऑन द टेस्ट सेट। जब हम दूसरा सैंपल ले रहे हैं और अब हम उस डाटा सेट की वैल्यूज को पहले वाले मॉडल में रख के देखना चाहते हैं कि प्रेडिक्शन सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो फिर जो है प्रेडिक्शन सही नहीं आ रहे हैं, यानी कि टेस्ट सेट पे हमारा ये मॉडल सही काम नहीं कर रहा है, इसे बोलते हैं ओवरफिटिंग का केस। सो ऑब्वियसली बेकार है ओवरफिटिंग का होना। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉब्लम ऑफ हाई वेरियंस। क्यों? क्योंकि सही एस्टिमेटेड वैल्यूज डिपेंडेंट वेरिएबल की नहीं मिल पा रही हैं हमको। When our algorithm works so poorly, ठीक है, जब हमारी बनाई हुई मॉडल या इक्वेशन इतना खराब काम करती है कि वो टेस्ट सेट तो छोड़ो ट्रेनिंग सेट पे भी ठीक से काम नहीं कर पाती है, तो उसको बोलते हैं इट इज अंडर फिटिंग द डाटा। मतलब हमने क्या किया, ये जो हमने पहला सैंपल लिया था और इसके बेसिस पे डाटा कलेक्ट करके हमने जो मॉडल बनाया था, वो इसी सैंपल की सही वैल्यूज प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है जिस सैंपल सेट से हमने ये मॉडल बनाया था। टेस्ट सेट तो बहुत दूर की बात हुई, अगर ये इसी की सही वैल्यूज प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा तो दूसरे सैंपल की तो क्या ही करेगा। सो अंडर फिटिंग तो कह रहा है कि भाई इतना खराब सिनेरियो है, जब हमने पहला जो सैंपल लिया जिसके बेसिस पे डाटा कलेक्ट करके हमने मॉडल डेवलप किया, ये उन्हीं वैल्यूज के लिए सही स्कोर्स प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो टेस्ट सेट के लिए तो ऑब्वियसली ये फिट नहीं बैठेगा। तो मतलब ये है अंडर फिटिंग ऑफ डाटा का केस। इसको हम कह सकते हैं प्रॉब्लम ऑफ हाई बायस या मोर अजम्पशंस। प्रॉब्लम ऑफ हाई बायसनेस का मतलब क्या है? अब यहाँ पे हाई बायसनेस का मतलब पक्षपात से नहीं है, हाई बायसनेस का मतलब है कि अजम्पशंस बहुत ज़्यादा लिए थे। होता क्या है, जब हम लोग कोई मॉडल्स वगैरह बनाते हैं, इक्वेशंस बनाते हैं, तो हम कुछ अजम्पशंस लेते हैं। वो अजम्पशंस अगर इमेजिनरी हो या सही तरीके से अप्लाई नहीं हो रहे हो, या फिर कई बार रिसर्चर सिर्फ अपनी बात को प्रूव करने के लिए अजम्पशंस ले लेता है, तो ऐसे अजम्पशंस जो हैं उसकी वजह से सही मॉडल या सही इक्वेशंस निकल के नहीं आती है। सो अंडर फिटिंग ऑफ द डाटा का केस तब होता है जब अजम्पशन सही नहीं हो या बहुत ज़्यादा अजम्पशंस ले लिए हो। क्यों बहुत ज़्यादा अजम्पशंस लेने में क्या खराबी है कि अगर एक भी अजम्पशन जो है वो पूरा नहीं हुआ, डाटा सेट जो है वो खरा नहीं उतरा एक भी अजम्पशन पे, तो उसके बाद आपके रिजल्ट शायद सही नहीं आए। सो अंडर फिटिंग विल लीड टू लार्ज एरर्स इवन इन द ट्रेनिंग सेट। भाई अंडर फिटिंग वाली अपनी जो इक्वेशन होगी, ठीक है, वो तो ट्रेनिंग सेट पे भी काम नहीं करती है, और जो वैल्यूज प्रेडिक्ट होके आएंगी वो ऑब्जर्व वैल्यूज से काफ़ी दूर होंगी, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एरर्स होंगे। ओवरफिटिंग के केस में क्या होगा, ट्रेनिंग सेट के केस में तो लो एरर्स दिखाएगा। भाई जिस सैंपल से आप मॉडल बना रहे हो, डेवलप कर रहे हो, ठीक है, उसके थ्रू जब आप वैल्यूज प्रेडिक्ट करना चाहोगे तो एरर्स कम आएंगे। लेकिन आप पॉपुलेशन में से दूसरा सैंपल निकालो, उसकी वैल्यूज पुट करो उस इक्वेशन में, उस मॉडल में, और फिर जो है वैल्यूज एस्टिमेट करना चाहो डिपेंडेंट वेरिएबल की, तब वो ठीक तरीके से काम नहीं करेगा, बट इट विल नॉट वर्क वेल ऑन द टेस्ट सेट। सो जब हम ट्रेनिंग सेट पे जो है काम करेंगे तो लो एरर्स होंगे, लेकिन जब हम टेस्ट सेट पे काम करेंगे तो हाई एरर्स होंगे। ये होगा ओवरफिटिंग के केस में। ये चीज़ आप लोगों के लिए बहुत नई है, दोबारा से सुन लीजिएगा एक बार। सो अंडर फिटिंग या ओवर फिटिंग दोनों ही खराब है, इट शुड बी बैलेंस्ड, ठीक है। बैलेंस सिनेरियो कब होगा कि हमारे ट्रेनिंग सेट पे भी हमारी इक्वेशन काम करे और हमारे टेस्ट सेट पे भी हमारी इक्वेशन काम करे। हमने पहला सैंपल लिया पॉपुलेशन से, ठीक है, उस सैंपल के बेसिस पे हमारे पास जो डाटा आया उससे हमने मॉडल डेवलप किया, इक्वेशन डेवलप किया, उससे फिर हमने जो है उसी सैंपल की जो वैल्यूज़ थी, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, वो वैल्यूज़ इक्वेशन में रख के डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ प्रेडिक्ट करने की कोशिश करी, और हमारे जो प्रेडिक्शंस हैं वो काफ़ी हद तक ठीक आ रहे हैं, ज़्यादा एरर्स नहीं हैं। जब हम दूसरा सैंपल लें
टेस्ट सेट जिसको हम बोलेंगे, जब हम उसमें उसकी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज अपने मॉडल में, अपनी इक्वेशन में पुट करें, तो भी डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज जो है वो लगभग सही एस्टिमेट आए, एरर्स बहुत कम हो, तब हम बोलेंगे कि हाँ हमारा काम बैलेंस्ड हुआ है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। सो हेट्रोस्केडास्टिसिटी एंड होमोस्केडास्टिसिटी में काफ़ी डिटेल में आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। हेट्रोस्केडास्टिसिटी अनइक्वल वेरिएंसेस, होमोस्केडास्टिसिटी इक्वल वेरिएंसेस का केस है। सो ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, स्टिल देख लेते हैं क्या एक्स्ट्रा है। सो व्हेन डिपेंडेंट वेरिएबल्स वेरिएबिलिटी इज नॉट इक्वल अक्रॉस वैल्यूज ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इट इज कॉल्ड हेट्रोस्केडास्टिसिटी, ठीक है। जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें वेरिएबिलिटी जो है वो इक्वल नहीं है, वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तब हम जो है बोलते हैं कि हेट्रोस्केडास्टिसिटी का केस है। एक एग्जांपल देखिए, जैसे जैसे किसी की इनकम इंक्रीज हुई तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पुअर पर्सन पे और रिच पर्सन पे। सो लेट्स से किसी की इनकम जो है वो इंक्रीज हो गई, ठीक है। अगर वो पुअर पर्सन है तो उसकी इनकम कितनी इंक्रीज हुई होगी, 10 से 12, 15, 20। तो ऐसे केस में एकदम से वो पर्सन क्या इनएक्सपेंसिव आइटम्स खाना छोड़ के सीधे एक्सपेंसिव आइटम्स पे जंप करेगा? नहीं, वो बाकी का पैसा सेव ज़्यादा करना चाहेगा, और जो रेगुलर कंजम्पशन करता है वो लगभग उतना ही रखेगा, थोड़ा बहुत इंक्रीज करेगा तो करेगा, ठीक है। और ये चीज़ अप्लाई होती है लगभग सारे पुअर केसेस पे। जितने भी लोग गरीब हैं उनकी तनख्वाह अगर थोड़ी बहुत बढ़ती भी है तो वो एकदम से जो है वैल्यूएबल और एक्सपेंसिव जो फूड आइटम्स होते हैं उन पर शिफ्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो लगभग सबका बिहेवियर सेम मिलेगा। अच्छा, यही अगर रिच पर्सन है जिसकी ऑलरेडी तनख्वाह जो है 80,000 या लाख रुपए, उसकी लाख से 1.5 लाख हो जाए, ठीक है, तो वो कभी कभी तो जो है एग्जॉटिक फूड आइटम्स खाना चालू कर देंगे। फॉर एग्जांपल कभी जो है 2,000 की कोई चीज़ ट्राई कर ली, कभी 5,000 की कोई चीज़ ट्राई कर ली, कभी हाई फाई रेस्टोरेंट्स में चले गए, कभी ताज में चले गए, कुछ नहीं तो चलो 500-1,000 की चाय पी के आते हैं। तो वो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, और हर किसी का बिहेवियर अलग अलग होगा। कोई रिच पर्सन कहेगा लाओ ताज में खाना नहीं खा सकते तो 500-1,000 रुपए की चाय तो पियाते हैं, ताज रेस्टोरेंट, ताज होटल देख के आएंगे, ठीक है। कोई बोलेगा कि नहीं यार, तनख्वाह जो है माना कि लाख से 1.5 लाख हो गई है, सेव करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो रेगुलरली जितना कंजम्पशन होता है वही करेंगे, बस थोड़ी सी क्वालिटी इंप्रूव कर लेते हैं अपने कंजम्पशन फूड आइटम्स की, तो हम थोड़ा बेटर तरीके से कंजम्पशन करेंगे, फूड आइटम्स की क्वालिटी इंप्रूव कर लेते हैं। कोई क्या करेगा कि जब ट्रिप्स पे जाएगा तो बहुत पैसा खर्च करेगा फूड आइटम्स पे, घर पे रहेगा तो बिल्कुल नॉमिनल अमाउंट खर्च करेगा फूड आइटम्स पे। तो यहाँ पर वेरिएबिलिटी ज़्यादा होगी, हर किसी का जो खर्चा हो रहा है फूड आइटम्स पे वो बिल्कुल ही अलग अलग प्रकार का होगा रिच फैमिलीज़ के केसेस में, लेकिन पुअर फैमिलीज़ के केसेस में खर्चे में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, ठीक है। सो ये होमोस्केडास्टिसिटी का केस है जब खर्चे में ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है। जितनी भी पुअर फैमिलीज़ हैं वो लगभग थोड़ा बहुत ही इंप्रूवमेंट आया उनके फूड आइटम्स में। रिच फैमिलीज़ के केस में कोई कहीं स्पेंड कर रहा है, कोई कहीं स्पेंड कर रहा है, कोई 20,000 खाने पे स्पेंड कर रहा है, कोई 50,000 खाने पे स्पेंड कर रहा है, कोई कुछ। तो ये हेट्रोस्केडास्टिसिटी का केस होगा। ऑल्दो इसका एग्जाम्पल और डायग्राम मैं आप लोगों को पहले भी समझा चुकी हूँ, तो वहाँ से भी आप लोग एक बार देख सकते हैं अगर डायग्रामेटिकली इस चीज़ को आप लोग देखना चाहें तो। Those with higher incomes display greater variability of food consumption. Homoskedasticity assumes that data is normally distributed about the regression line. भाई जो regression line हम बनाते हैं और फिर जो है scatter plot पे हम observed values, actual values जो हैं उनको plot करते हैं, ठीक है। इन चीज़ों के बीच में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि वैल्यूज स्क्यूड हैं, एक ही तरफ बहुत ज़्यादा जा रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए है। इट इज़ इक्वल वेरिएंस ऑफ x फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y। लगभग जो वेरिएंसेस हैं वो सेम रहने चाहिए हैं। नेक्स्ट इज द टर्म ऑटो कोरिलेशन। अब ऑटो कोरिलेशन क्या होता है? ऑटो कोरिलेशन को हम सीरियल कोरिलेशन भी बोल सकते हैं। इसका मतलब है एक ही वेरिएबल जो है हमारा, ठीक है, उसकी अलग अलग वैल्यूज़ जो है वो एस्टिमेट करी गई। लेट्स से कुछ वैल्यू एस्टिमेट करी गई थी 2 महीने पहले, कुछ वैल्यू एस्टिमेट करी गई थी 6 महीने पहले, कुछ वैल्यू एस्टिमेट करी गई है आज। तो सक्सेसिव टाइम इंटरवल्स पे भी एक ही वेरिएबल की वैल्यू को एस्टिमेट किया जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है। सो ऑटो कोरिलेशन के केस में क्या होता है, ये वैल्यूज आपस में इंटरकनेक्टेड होती है, इनके बीच में कोरिलेशन होता है। तो जो फ्यूचर वैल्यू होती है वो पास्ट वैल्यूज पर डिपेंड करती है। जैसे कि स्टॉक मार्केट्स के केस में होता है टेक्निकल एनालिसिस। स्टॉक मार्केट्स के केस में टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है, उसमें ये देखा जाता है कि पहले जब इस शेयर्स के प्राइस बढ़े तो लास्ट किस पॉइंट तक गए, नीचे गिरे तो लोएस्ट कितना था, मैक्सिमम कितना था, तो ट्रेंड पता चल जाता है,
ठीक है। तो स्टॉक मार्केट्स में यूजुअली जब पैसे लगाते हैं ब्रोकर्स तो वो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं जिसमें वो ट्रेंड देखते हैं किसी भी शेयर के प्राइस का, कि प्राइस जो है वो कितना ऊपर गया है पहले पास्ट में या कितने नीचे गया और क्या इसका ट्रेंड रहता है, नीचे जाने के बाद एकदम से उठता है प्राइस या फिर धीरे धीरे करके स्लोली पिकअप करता है, ट्रेंड क्या रहता है। तो यानी कि पास्ट डाटा के बेसिस पे फ्यूचर के प्रेडिक्शंस लगाए जा सकते हैं। अब इसमें खराबी क्या है, क्योंकि ऑटो कोरिलेशन को भी खराबी माना जाता है, खराबी क्या है ऐसी चीज़ों में, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। हमको जो है क्या करना था कि ये एस्टिमेट लगाना था कि प्रिंटिंग करनी है 3 किताबें, हिंदी इंग्लिश मैथ्स, तीनों की प्रिंटिंग करनी, तीनों में 100-100 पन्ने हैं, तो कितने समय तक किस बुक की प्रिंटिंग खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो 1-1 घंटा था। ठीक है, 12 से 1 में पहली बुक की प्रिंटिंग, 1 से 2 में दूसरी बुक की प्रिंटिंग और 2 से 3 में तीसरी बुक की प्रिंटिंग, अलग अलग टाइम इंटरवल्स पे ही होना था। हालांकि अभी मैंने टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल लिया है, टाइम इंटरवल्स बहुत बड़े बड़े भी हो सकते हैं कि आपने 2 महीने पहले किसी चीज़ को जो है किसी चीज़ की वैल्यू जो है वो एस्टिमेट करी या ऑब्जर्व करी, 2 महीने बाद करी, 2 महीने पहले करी, 6 महीने पहले करी, 6 महीने बाद करी, टाइम इंटरवल ज़्यादा भी हो सकता है, बट मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल समझा रही हूँ। सो लेट्स से इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स 3 बुक जो है उनका प्रिंट आउट होना है, तीनों में 100 पेजेस हैं। ठीक है, तो तीनों में लगभग बराबर टाइम लगना चाहिए, 1-1 घंटा। सो 12 से 1 इसका टाइम था काम खत्म होने का, 1 से 2 इसका और 2 से 3 इसका। अब हुआ क्या, जब पहली बुक प्रिंट हो रही थी इंग्लिश की तो एक बार पेपर बीच में फंस गया। जब प्रिंटर में पेपर बीच में फंस जाता है तो उसको निकाल के ठीक करना पड़ता है, इसकी वजह से जो है 10 मिनट काम डिले हो गया। ठीक है, और इसकी जो प्रिंटिंग समाप्त हुई वो 1:10 पे समाप्त हुई। इसकी प्रिंटिंग अगर 1:10 पे खत्म हुई है तो दूसरे वाले की प्रिंटिंग फिर 1:10 पे ही तो शुरू होगी, तो ये कब खत्म होगी, ये 2:10 पे खत्म होगी। ऐसे ही फिर तीसरे वाले की प्रिंटिंग जो है वो 2:10 पे शुरू होगी और 3:10 पे खत्म होगी। अब अगर कोई व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ जो है फाइनल वर्क कंप्लीट होने का टाइम देखे तो वो 3 बजे नहीं बल्कि 3:10 पे काम खत्म हुआ। अब 3:10 पे अगर काम खत्म हुआ है तो क्या मैथ्स की बुक को प्रिंट करते टाइम प्रॉब्लम आई थी? नहीं, प्रॉब्लम तो स्टार्टिंग में ही आ गई थी इंग्लिश की बुक को प्रिंट करते टाइम, और उसी चीज का इम्पैक्ट आगे बढ़ता चला गया। ये है ऑटो कोरिलेशन का केस। इसमें जो एडजेसेंट वैल्यूज होती हैं वो एक दूसरे पर इम्पैक्ट डालती है, स्पेशली जो प्रीवियस वैल्यू होती है वो आगे वाली वैल्यू पर इम्पैक्ट डालती है, क्योंकि पहले वाले की प्रिंटिंग 10 मिनट लेट हुई इसीलिए दूसरे वाले की प्रिंटिंग 10 मिनट लेट हुई, इसीलिए तीसरे वाले की प्रिंटिंग जो है 10 मिनट लेट हुई। हालांकि दूसरे और तीसरे में काम रुका नहीं था, काम रुका था सिर्फ पहले वाले केस में, लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं कि जो प्रीवियस वैल्यू है वो आगे की वैल्यू के ऊपर इम्पैक्ट डालती है। सो इसे बोलते हैं इसीलिए सीरियल कोरिलेशन, कि ये वैल्यूज जो है वो आपस में कोरिलेटेड हैं। सीरियल कोरिलेशन इसको बोलते हैं। सक्सेसिव टाइम इंटरवल्स पे जब हम एक ही वेरिएबल की अलग अलग वैल्यूज को रिकॉर्ड करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि प्रीवियस वैल्यूज का इम्पैक्ट फ्यूचर वैल्यूज पे पड़े, और उस केस में क्या होता है इंडिपेंडेंसी ऑफ डाटा नहीं रह जाती है। हमारा जो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल होती है वो इंडिपेंडेंट नहीं रह जाती है, और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हम फ्यूचर की जो वैल्यू एस्टिमेट कर रहे हैं या फ्यूचर की वैल्यूज़ के हमने जो ऑब्जर्वेशंस लिए हैं, ठीक है, उनका पूरा का पूरा कारण सिर्फ और सिर्फ पीछे वाली वैल्यू है। So autocorrelation, it refers to the degree of correlation of the same variable between two successive time intervals. इसको हम सीरियल कोरिलेशन भी बोलते हैं। वैल्यू इसकी -1 to +1 होती है। हालांकि बहुत जगह पे एक काम भी आती है, जैसे किसी भी चीज़ का ट्रेंड पता करना हो, फ्यूचर में डिमांड कितनी होगी एस्टिमेट लगाना है, ठीक है, तो पीछे की डिमांड का पैटर्न स्टडी करना पड़ता है। आगे चल के शेयर मार्केट में प्राइसेस क्या होंगे शेयर्स के, तो पीछे का जो ट्रेंड है शेयर प्राइसेस का वो स्टडी करना पड़ता है। तो कई जगह ऑटो कोरिलेशन काम भी आता है, बट फॉर आवर रिग्रेशन एनालिसिस हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारे प्रीवियस एस्टिमेटेड पॉइंट्स या फिर हमारे प्रीवियसली ऑब्जर्व्ड पॉइंट्स हमारे आगे के एस्टिमेटेड पॉइंट्स या ऑब्जर्व्ड पॉइंट्स पर इम्पैक्ट डालें, क्योंकि हमको इंडिपेंडेंट डाटा चाहिए होता है फॉर ट्रू एनालिसिस। सो आई होप ऑल दीज वर्ड्स आर क्लियर, ऑल्दो आप लोगों ने पहली बार पढ़े हैं, सो थोड़ा सा समय लग सकता है। So finally, what are the assumptions for ordinary least square regression? Ordinary least square regression किसको बोलते हैं? जिस तरीके के regression के questions हम last lecture में लगाते आए हैं उसी को हम बोलते हैं simple regression method, या फिर उसको हम बोल सकते हैं ordinary या simple एक ही बात है, ordinary least squares regression। और least square इसका नाम क्यों है वो भी आपको explain किया जा चुका है। So assumptions है लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के केस में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में लीनियर रिलेशन होना चाहिए है। सैंपल बिल्कुल रैंडमली पिक करना है। सैंपल ऑब्जर्वेशंस इंडिपेंडेंट होनी चाहिए है, ठीक है, किसी भी चीज़ से एक्सटर्नली इफेक्ट नहीं हो वो।
एब्सेंस ऑफ आउटलायर्स, आउटलायर्स नहीं होने चाहिए। मल्टीवेरिएट नॉर्मेलिटी, मल्टी मतलब बहुत सारे और वेरिएट मतलब वेरिएबल्स, तो जो भी वेरिएबल्स आप स्टडी कर रहे हो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हो। मल्टी कोलिनियरिटी और ऑटो कोरिलेशन नहीं होना चाहिए है, इससे एग्जैक्टली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का जो रिलेशनशिप होता है, स्पेशली जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेशनशिप आप निकालना चाहते हो, वो क्लियर नहीं पता चल पाएगा। एंड द लास्ट वन इज एरर टर्म्स शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन जीरो। एरर का मतलब है रेसिडुअल। रेसिडुअल को जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाऊंगी कि जो रेसिडुअल आते हैं ना, हर एक प्रेडिक्टेड वैल्यू के साथ जो रेसिडुअल वैल्यू निकल के आती है, अगर हम सारी रेसिडुअल वैल्यूज का टोटल करते हैं तो वो जीरो आता है। तो इसीलिए कह रहे, और अगर किसी चीज का टोटल जीरो आएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका मीन भी क्या आएगा, जीरो आएगा। सो रेसिडुअल्स शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन जीरो एंड कांस्टेंट वेरिएंस। कांस्टेंट वेरिएंस मतलब होमोस्केडास्टिसिटी वाले अजम्पशन की बात हो रही है। सो ये सारे अजम्पशंस हैं हमारे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। नाउ द टाइप्स ऑफ रिग्रेशन। सो अभी तक जो हम पढ़ते हैं दैट इज लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। लीनियर रिलेशनशिप हम दो वेरिएबल्स के बीच की स्टडी करते आए हैं और एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट वेरिएबल हम लेते थे। इसको लीनियर प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल भी बोला जाता है। प्रोबेबिलिस्टिक क्यों बोला जाता है? बिकॉज वी आर एस्टिमेटिंग द वैल्यूज। हम 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि हम जो रिग्रेशन इक्वेशन डेवलप करते हैं उसके थ्रू हम बिल्कुल एक्यूरेट डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। यहाँ बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट करी जा सकती है और कोई एरर नहीं होगा, कोई रेसिडुअल टर्म नहीं होगा, उसको फिर हम बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। सो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल वो होते हैं वहाँ पर जहाँ पर चीज़ें 100% सर्टेन और पता होती हैं। ये प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है क्योंकि यहाँ पर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू रख के डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं। एक्चुअल वैल्यू में और डिपेंडेंट वेरिएबल की एस्टिमेटेड वैल्यू में देयर कैन बी अ डिफरेंस, इसीलिए इसको प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल बोलते हैं। सबसे सिंपल फॉर्म है ये रिग्रेशन का, ठीक है। इसमें अब होता क्या है, इट इज अ टेक्निक इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉन्टिन्यूअस इन नेचर। डिपेंडेंट वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस इन नेचर का मतलब क्या है कि या तो वो इंटरवल लेवल डाटा हो या वो रेशियो लेवल डाटा हो, ठीक है, क्वांटिटेटिव होना चाहिए है। जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा वो कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है और डाइकोटोमस भी हो सकता है। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस हो सकता है मतलब इंटरवल या रेशियो लेवल हो सकता है। इसी तरीके के एग्जाम्पल्स हम करते आए थे कि भाई दोनों वेरिएबल्स की न्यूमेरिकल वैल्यूज हमको दे रखी होती हैं। बट ये कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल डाइकोटोमस भी हो सकता है। डाइकोटोमस मीन्स व्हेन ओनली 2 वैल्यूज कैन बी टेकन, सिर्फ 2 ही वैल्यूज ले सकती है वो चीज। फॉर एग्जाम्पल मेल फीमेल, येस नो, इस तरीके से। सो इस चीज को अब मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाती हूँ। हाँ, मेडिकल टेस्ट होते हैं बहुत सारे और मेडिकल टेस्ट में जो रेंज होती है, ठीक है, लेट्स से कि हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन तो सबसे कॉमन चीज़ है, आप सबको पता होगा कि लेट्स से हेमोग्लोबिन की रेंज कितनी होनी चाहिए। तो फीमेल्स के लिए जो है रेंज अलग दी जाती है, मेल्स के लिए जो है रेंज अलग दी जाती है। और बहुत सारे मेडिकल टेस्ट ऐसे हैं जिसमें जेंडर वाइज मेल और फीमेल के लिए जो रेंज होती है नॉर्मल उसकी नॉर्मल एस्टिमेट्स की वो अलग अलग होती है, ठीक है। सो यहाँ पर डाइकोटोमी कहाँ पे आई कि अगर हम जो है कोई टेस्ट करा रहे हैं तो उसमें जो है स्पेसिफिकली देखा जाता है कि वो मेल पे किए गए हैं या फीमेल पे किए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है रिजल्ट्स बताए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग रेंज हमें पता चलता है कि सही रेंज में वैल्यूज बैठ रही हैं या नहीं बैठ रही हैं। सो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लेट्स से हमें किसी भी मेडिकल टेस्ट की वैल्यू एस्टिमेट करनी थी, ठीक है। अगर हम प्रेडिक्ट करना चाहते हैं तो हमें उसके साथ ये जानकारी होनी चाहिए है कि वी आर वर्किंग ऑन द मेल बॉडी और द फीमेल बॉडी। सो यानी कि हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कई बार कॉन्टिन्यूअस या फिर डाइकोटोमस भी हो सकता है, इस चीज का भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। The relationship between the dependent variable and the independent variable is assumed to be linear in nature. Linear relationship हम मान के चलते हैं। So simple linear regression वो है जहां पर एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन क्या है, जहां पर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही रहेगा लेकिन हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा होगा, ठीक है। सो उसकी इक्वेशन देखिए कैसे बनती है मल्टीपल रिग्रेशन की। ये डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू जो कि आप एस्टिमेट करना चाहते हैं, और ये जो है x2 x3 एंड सो ऑन, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। अब जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे उतने ही उनके साथ के ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स β2 β3 एटसेट्रा निकल के आएंगे। β1 क्या है, β1 होता है y इंटरसेप्ट, भाई x की सारे इंडिविजुअल वैल्यूज, सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यू अगर हम 0 रख दें तो y किसके बराबर बचेगा, यहाँ पर β1 के बराबर बचेगा। सो β1 क्या हुआ, y इंटरसेप्ट, और लास्ट में ऐड किया जाएगा एरर टर्म,
ठीक है, क्योंकि हम प्रेडिक्शन ही कर रहे हैं, हम एस्टिमेट ही लगा रहे हैं. देयर कैन बी एरर बिटवीन द एक्चुअल ऑब्जर्वेशन एंड द एस्टिमेट दैट वी आर प्रोवाइडिंग. सो इस तरीके से मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन बनाई जाती है, ऑल्दो इसके क्वेश्चंस हमारे सिलेबस में नहीं है. द बेस्ट फिट लाइन is motivated by the principle of least squares given by Gauss. हमने जो है प्रीवियस लेक्चर में ये देखा था कि लाइन ऑफ बेस्ट फिट किस तरीके से बनाते हैं और वो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स पे काम करती हैं. मतलब जो रेसिडुअल्स आते हैं उनका जो स्क्वायर होता है वो सबसे मिनिमम होना चाहिए है, कम होना चाहिए है. ये जो पूरा कंसेप्ट है ये किसने दिया था? ये एक मैथमेटिशियन है जिनका नाम है गॉस, उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. तो देखिए कुछ और टाइप्स ऑफ रिग्रेशन भी है जिनको समझना बहुत ही हार्ड, बहुत ही डिफिकल्ट है. यहाँ पे मैंने सिर्फ इतना बताया क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं ये चीज़. यहाँ पर मैंने सिर्फ इतना बताया है कि कौन सा टाइप ऑफ रिग्रेशन कब इस्तेमाल किया जाता है, किस टाइप के डाटा के साथ. तो देखो सिंपल लीनियर रिग्रेशन, सबसे पहली चीज़ तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. ठीक है, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंटरवल लेवल या रेशियो लेवल का ही होना चाहिए. जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंटरवल लेवल, रेशियो लेवल या फिर डाइकोटोमस भी हो सकता है. डाइकोटोमस विच कैन टेक ऑन ओनली 2 वैल्यूज. मल्टीपल रिग्रेशन में क्या होगा, हमारा एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है जो इंटरवल या रेशियो लेवल का होना चाहिए है, एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल. लेकिन अच्छा एक चीज याद रखना, देखो डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक ही होगा. अब मैं इस चीज को रिपीट नहीं करूंगी. आप जब किसी चीज को एस्टिमेट करने की कोशिश करोगे तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप एक ही चीज को एस्टिमेट करोगे, एक ही वेरिएबल को एस्टिमेट करोगे. सो हर टाइप ऑफ रिग्रेशन में देखो डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होगा. इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की मात्रा बदल सकती है. सो मल्टीपल रिग्रेशन के केस में 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं और वो इंटरवल लेवल, रेशियो लेवल या डाइकोटोमस हो सकते हैं. लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है, हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इस केस में डाइकोटोमस होगा और 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं, वो इंटरवल लेवल, रेशियो लेवल या डाइकोटोमस डाटा हो सकता है. ऑर्डिनल रिग्रेशन के केस में क्या होगा, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो ऑर्डिनल होगा और हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा होगा. वो नॉमिनल भी हो सकता है, वो डाइकोटोमस भी हो सकता है. मल्टीनोमियल रिग्रेशन के केस में क्या होगा, एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि नॉमिनल लेवल का होगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा होता है यूजुअली, वो इंटरवल लेवल, रेशियो लेवल या डाइकोटोमस हो सकता है. डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस क्या है, जिसमें हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल नॉमिनल लेवल का होगा, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूजुअली एक से ज़्यादा होगा और वो इंटरवल या रेशियो लेवल का होगा. सो ये था किस टाइप ऑफ डाटा के साथ जो है कौन सा वाला रिग्रेशन मेजर इस्तेमाल किया जाएगा. फिर देखिए इसके अलावा 3 और है. रिज रिग्रेशन या पार्शियल रिग्रेशन, ये यूजुअली तब इस्तेमाल किया जाता है जब हाई कोरिलेशन होता है बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यानी कि जब मल्टी कोलिनियरिटी का केस हो. क्योंकि नॉर्मली हम जो लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन पढ़ रहे हैं, सिंपल वाला, ऑर्डिनरी वाला, तब हम अजम्पशन लेके चलते हैं कि मल्टी कोलिनियरिटी प्रेजेंट नहीं है. बट जरूरी थोड़ी है कि हर केस में मल्टी कोलिनियरिटी नहीं प्रेजेंट हो. तो जहां पर मल्टी कोलिनियरिटी का केस होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में काफी हाई कोरिलेशन होता है, वहां पर रिज रिग्रेशन या पार्शियल रिग्रेशन काम आता है. पॉलिनोमियल रिग्रेशन, पॉलिनोमियल रिग्रेशन जो है वो नॉन लीनियर रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के काम आता है. और क्वांटाइल रिग्रेशन तब इस्तेमाल किया जाता है जब आउटलायर्स काफ़ी ज़्यादा हों. सो बेसिकली एक चीज़ हमें समझनी चाहिए कि जो डिफरेंट मेजर्स बनाए जाते हैं किसी भी टॉपिक के, वो क्यों बनाए जाते हैं, ताकि अलग अलग डाटा के बेसिस पे उनका इस्तेमाल किया जा सके. हमारे पास 4 डाटा लेवल्स हैं. सो हम ट्राई ये करेंगे कि हमारे पास कोई भी डाटा लेवल हो, चाहे वो नॉमिनल, चाहे वो ऑर्डिनल हो, चाहे वो इंटरवल हो, चाहे रेशियो हो, हम हर तरीके के डाटा पे कोई ना कोई स्टैटिस्टिक कैलकुलेट कर सकें. सो जब डाटा जो है वो चेंज होता है, अलग अलग टाइप का होता है, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग मेजर्स, अलग अलग मेथड्स डेवलप किए जाते हैं. दूसरी चीज़, ज़रूरी नहीं होता कि सारे के सारे अजम्पशंस फुलफिल हो जाएं. तो कोई अजम्पशन अगर फुलफिल नहीं हो पाता है, ठीक है, तब भी हमको दूसरे मेथड्स डेवलप करने पड़ते हैं. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. इंटरप्रिटेशन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स. तो जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स हमने पढ़े थे वो थ्योरेटिकली किस चीज़ को बताते हैं, क्या बताते हैं हमको. तो यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन लिखी है, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है बच्चे के मार्क्स, कितने मार्क्स आए हैं उसके. ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कि वो कितने घंटे पढ़ा था, नंबर ऑफ आवर्स स्टडीड, और उसने कितनी क्लासेस अटेंड करी थी, नंबर ऑफ क्लासेस अटेंडेड. अब देखिए यहाँ पर ये है हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल्स.
ठीक है। यहाँ पर हमारे रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या क्या है, एक तो ये 2, ये हमारा रिग्रेशन कोएफिशिएंट है जो इस वाले इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ आ रहा है, और एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट है 0.5 जो इस वाले इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ आ रहा है। ठीक है, अब इसको हम प्रेडिक्ट कैसे कर सकते हैं। अगर जो है नंबर ऑफ आवर्स स्टडीड 0 हो जाए कि बच्चा पढ़ा ही नहीं था, और नंबर ऑफ क्लासेस अटेंडेड भी 0 हो जाएगी, उसने क्लास बिल्कुल भी अटेंड नहीं करी थी, तो भी उसके कितने नंबर आ जाएंगे, तो भी उसके 5 नंबर तो आ जाएंगे। ठीक है। अनदर थिंग, अगर बाकी चीज़ों को, बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट रखा जाए, तो यहाँ पर ये जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि बच्चा अगर 1 घंटा और स्टडी करेगा तो उसके 2 नंबर एक्स्ट्रा आएंगे। फॉर ईच आवर द पर्सन इज गेटिंग 2 मोर मार्क्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये y होता और ये x होता, ठीक है, तो ये स्लोप होती b, दिस इज द स्लोप। तो जो स्लोप होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल डिवाइडेड बाय चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, की इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आने के कारण डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आया। तो यहाँ पे 2 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/1। तो कहने का मतलब ये कि बच्चा अगर 1 घंटा और पढ़ता है तो उसके 2 नंबर एक्स्ट्रा आते हैं। ऐसे ही यहाँ पे 0.5 डिवाइडेड बाय 1 कर सकते हैं, यानी कि बच्चा अगर 1 क्लास और अटेंड करता है तो उसके 0.5 मार्क्स ज़्यादा आते हैं। सो इस तरीके से रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स को इंटरप्रेट किया जा सकता है कि वो क्या कन्वे करते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। सो फाइनली द प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन। तो देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी है, इफ अ पॉइंट फिट्स एक्यूरेटली ऑन रिग्रेशन लाइन, जिसको हम ट्रेंड लाइन भी बोलते हैं, द परपेंडिकुलर डेविएशन इज 0। हाउ, लेट्स सी थ्रू अ डायग्राम। सो ये स्कैटर प्लॉट है अपना, ये रिग्रेशन लाइन है, ठीक है, और हम जो है ऑब्जर्व वैल्यूज प्लॉट करते हैं। तो ऑब्जर्व वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू अगर एग्जैक्टली इस लाइन पे फॉल हो रही है, तो अगर इस लाइन पे एग्जैक्टली फॉल हो रही है तो मतलब कोई डेविएशन हुआ ही नहीं। अगर ऑब्जर्व वैल्यू यहाँ प्लॉट होती या यहाँ प्लॉट होती तो ये जो डिस्टेंस होता इसका रिग्रेशन लाइन से वो होता एरर या रेसिडुअल, बट कोई डिस्टेंस तो है ही नहीं जब वो पॉइंट एग्जैक्टली उसी लाइन पे प्लॉट हो रहा है, यानी कि कोई भी परपेंडिकुलर मीन्स स्ट्रेट डेविएशन नहीं है। सो परपेंडिकुलर डेविएशन इज 0 इन दिस केस, जब पॉइंट जो है एग्जैक्टली रिग्रेशन लाइन पे प्लॉट किया जा रहा है। तो फिर देखिए द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 रिग्रेशन कोएफिशिएंट। पहले ज्योमेट्रिक मीन याद करो क्या था, कि अगर 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर रूट ले लो। 3 नंबर्स का निकालना है, 3 को मल्टीप्लाई करो और उनका क्यूब रूट ले लो, इस तरीके से। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट कितने होते हैं, 2। कौन कौन से, bxy और byx, और इनका रूट लेंगे, क्यों, क्योंकि 2 नंबर से जिनको मल्टीप्लाई किया गया है, इसीलिए स्क्वायर रूट लेनी है अपने को। अब इसको प्रूव करते हैं। देखो bxy, सो bxy का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स वाई अपॉन, ये क्या है, एक्स वाई मतलब एक्स ऑन वाई, तो डिनोमिनेटर में आएगा सिग्मा वाई स्क्वायर, और ये स्मॉल एक्स एंड वाई है। स्मॉल एक्स का मतलब एक्स माइनस एक्स बार, स्मॉल वाई का मतलब वाई माइनस वाई बार। ऐसे ही इनटू बी वाई एक्स, तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर, और इस पूरे का अपने को लेना है रूट। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू, ये सिग्मा एक्स वाई इंटू सिग्मा एक्स वाई है, तो एक सिग्मा एक्स वाई रूट के बाहर आ गया, सो सिग्मा एक्स वाई, और ये जो नीचे का है सिग्मा वाई स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये रूट में आ जाएगा, सो रूट सिग्मा वाई स्क्वायर इंटू रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये आ गया अपना किसका, कोरिलेशन का फॉर्मूला। सो आप देख सकते हैं कि ये चीज़ प्रूव भी हो गई है कि अगर हम जो है मल्टीप्लाई करते हैं दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स को और फिर जो है उसका रूट लेते हैं तो वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला बन जाता है। Moving on to next point, if one of the regression coefficients is greater than unity, the other must be less than unity. ये जो प्रॉपर्टीज हैं बहुत काम आती हैं क्वेश्चंस लगाने में। अगर एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट 1 से बड़ा है तो दूसरा जो है वो 1 से कम होना चाहिए है। क्यों, ऐसा क्यों होना चाहिए, पहले आप ये समझो। r जो है इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के रूट के बराबर है, ठीक है। अब r जो है उसकी वैल्यू होती है -1 से +1 की रेंज में, ठीक है, -1 to +1।
तो आर स्क्वायर मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1 हो सकता है, 1 से ज़्यादा तो नहीं हो सकता ना आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1। ये जो पूरी इक्वेशन है अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, सो इरेजिंग दिस थिंग, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, ये हो जाएगा। और आर स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1। तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों की भी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1। यानी कि दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स को अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो उनकी मैक्सिमम वैल्यू 1 ही हो सकती है। अगर 1 से ज़्यादा आ रही है इट मीन्स देयर इज सम मिस्टेक। ठीक है, अब जो है ये कह रहे हैं कि अगर एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, यूनिटी 1 से ज़्यादा है, तो दूसरे की जो है 1 से कम होनी चाहिए। ऐसा इसलिए कि अगर दोनों की ही वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, ठीक है, 1.5 इंटू 1.5 या 1.2 इंटू 1.2, तो जो रिजल्टेंट नंबर होगा वो तो 100% 1 से ज़्यादा आएगा और आर स्क्वायर जो है वो 1 से ज़्यादा हो नहीं सकता। इसीलिए ज़रूरी है कि अगर रिग्रेशन कोएफिशिएंट में से किसी एक कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो दूसरे की 1 से कम हो। हालांकि दोनों की वैल्यू 1 से कम हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 से कम हो, लेकिन दोनों की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि 1 से ज़्यादा अगर आप नंबर लेते हो 1.2, 1.5 और अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हो 1.2 इंटू 1.5 तो नंबर 1 से ज़्यादा ही आएगा, जो कि नहीं आना चाहिए यहाँ पे। तो देखिए एग्जाम्पल लिया है, बी एक्स वाई की वैल्यू 1.2 है और बी वाई एक्स की वैल्यू 1.4 है। दोनों नंबर 1 से ज़्यादा लिए हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके इनका रूट निकालेंगे तो कितना आ रहा है? 1.29। और ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आर की वैल्यू कहाँ तक हो सकती है? 1 तक। अगर आर की वैल्यू के थ्रू चेक कर रहे हो तो 1, क्योंकि यहाँ पर हमने रूट भी लगा लिया है। तो यहाँ पर हमने रूट भी लगा लिया है तो ये किसके बराबर है? आर के बराबर है। आर की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 1.29 आ रही है। और अगर आर स्क्वायर करके चेक कर रहे हो तो खाली दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके चेक कर लो, रूट लगाने की ज़रूरत नहीं है। बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स विल हैव द सेम साइन, या तो दोनों का ही साइन पॉजिटिव आएगा या दोनों का ही साइन नेगेटिव आएगा। ऐसा क्यों है? इसके पीछे भी लॉजिक है। लेट्स से इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। यूजुअली जब इनकम बढ़ती है तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है, तो पॉजिटिव रिलेशन है। अब मैं बोलूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोलूँ या एक्सपेंडिचर इन इनकम बोलूँ, एक ही बात है ना। पॉजिटिव तो पॉजिटिव रिलेशन ही होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि नेगेटिव हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि कई बार क्वेश्चंस में एग्जैक्टली पता नहीं होता कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। इसीलिए हम लोग जो है दो रिग्रेशन इक्वेशन बनाते हैं, दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालते हैं और दो रिग्रेशन लाइन बनाते हैं। सो हम दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो है निकालते हैं और उनके थ्रू हम दो रिग्रेशन इक्वेशन बनाते हैं। एक में हम एक वेरिएबल को इंडिपेंडेंट मानते हैं, दूसरे में दूसरे वाले को हम इंडिपेंडेंट मानते हैं। सो इस तरीके से जो है काम चलता है। सो अब जो है कहने का मतलब ये है कि आप जो है ये बोल लो कि मैं इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में रिलेशनशिप निकाल रही हूँ या एक्सपेंडिचर और इनकम के बीच में रिलेशनशिप निकाल रही हूँ। अगर एक के बीच में पॉजिटिव है तो दूसरा भी तो सेम ही वेरिएबल्स हैं, बस आप यही तो चेंज कर रहे हो कि आपने किसको इंडिपेंडेंट माना, किसको डिपेंडेंट माना। सो रिलेशनशिप का डायरेक्शन वही होना चाहिए है। फॉर एग्जाम्पल इनकम है और एक्सपेंडिचर है। इनकम 10 से बढ़ के 15 लाख हुई, 15 से बढ़ के 25 लाख हुई। एक्सपेंडिचर लेट से 1 लाख था, 1 लाख से बढ़ के जो है 4 लाख हुआ और 4 लाख से बढ़ के लेट से ये हो गया 10 लाख। सो इनकम 10 से बढ़ के 15 लाख, 15 से बढ़ के 25 लाख, एक्सपेंडिचर 1 से बढ़ के 4 लाख, 4 से बढ़ के 10 लाख। हमें दिख रहा है कि पॉजिटिव यानी कि डायरेक्ट रिलेशन है इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में। तो अब मैं जो हूँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनकम को ले लूँ, ठीक है, तो उसके रिस्पॉन्स में क्या होना चाहिए? एक्सपेंडिचर बढ़ना ही चाहिए है। या फिर अगर एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है इसको मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान लूँ, ठीक है, तो वाइस वर्सा होना चाहिए ना कि एक्सपेंडिचर तभी बढ़ रहा होगा जब इनकम बड़ी होगी। सो यानी कि ऐसे लिखो चाहे कि आप x और y के बीच में रिलेशन फाइंड कर रहे हो, ऐसे लिखो या ऐसे लिख लो कि आप y और x के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहे हो, एक ही तो बात है। तो दोनों केस में साइन सेम होना चाहिए। तो दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट का साइन सेम होना चाहिए है, क्योंकि एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट bxy और एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट byx, इस वाले केस में क्या होगा? x ऑन y, तो y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल माना जाता है। और byx का मतलब है y ऑन x, तो x वाले को इंडिपेंडेंट वेरिएबल माना जाता है। तो दोनों केस में बस यही चीज़ चेंज होती है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा और डिपेंडेंट कौन सा है। साइन ऑफ रिलेशनशिप जो है, साइन डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप जो है वो सेम ही रहना चाहिए। और अगर गलती से किसी क्वेश्चन में दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट का डिफरेंट साइन निकल के आता है तो इसका मतलब दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन या रिग्रेशन है ही नहीं।
दोनों जो आपने एस्टिमेट्स निकाले थे रिग्रेशन कोएफिशिएंट के, अगर जो हैं उनके साइन अलग अलग निकल के आ रहे हैं तो इसका मतलब कोई कोरिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, आर की वैल्यू जो है वो 0 होगी। The coefficient of correlation will have the same sign as that of regression coefficient। अब देखो ये तो हमने पढ़ा कि दोनों regression coefficient का सेम साइन होना चाहिए है, और ये यहाँ पर हमने फॉर्मूला से देखा कि जो हमारा कोरिलेशन है वो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स के थ्रू निकाला जा सकता है। सो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स का जो साइन होगा वही कोरिलेशन कोएफिशिएंट का साइन होगा, और वाइस वर्सा भी बोल सकते हो। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोरिलेशन कोएफिशिएंट का साइन दिया हुआ है तो वही रिग्रेशन कोएफिशिएंट का साइन होगा, रिग्रेशन कोएफिशिएंट का साइन दे रखा है तो वही कोरिलेशन कोएफिशिएंट का साइन होगा, साइन विल बी द सेम। तो लेट्स से बी एक्स वाई दे रखा है अपने को -0.2, बी वाई एक्स दे रखा है -0.8, आर की वैल्यू हमने निकाली, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया और इनका रूट ले लिया, ठीक है, ये आया 0.4। इसके आगे माइनस का साइन लगा देना है। इस तरीके से नहीं सॉल्व करना है, कुछ लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि भाई -0.2 इंटू -0.8, सो ये क्या आएगा, ये पॉजिटिव नंबर आएगा, ठीक है। लेट्स से कितना आएगा 0.16, और वो भी पॉजिटिव 0.16 आएगा, इसका रूट ले लो। नहीं, ये गलत हो जाएगा। जब आप रूट ले रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, ये स्टैटिस्टिक्स है, इसमें प्रॉपर मैथ्स यहाँ पे अप्लाई नहीं करनी है। ये मत सोच लेना कि -0.2 इंटू 0.8 और ये तो हो गया अपना प्लस का 0.16 तो आंसर प्लस में आएगा आर, नहीं। सिंपली जो है 0.2 इंटू 0.8 करके उसका रूट ले लो, और आपको दिख रहा है कि दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट का साइन माइनस में है, तो आप जो है आर के आगे भी माइनस का साइन चुपचाप लगा देंगे। प्लस का साइन लगा होता तो प्लस का लगा देते। सो ये स्टैटिस्टिक्स है। यहाँ पे साइन जो है वो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, यहाँ पर साइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिलेशनशिप कैसा है, डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप क्या है दोनों वेरिएबल्स के बीच में। सो इस तरीके से सॉल्व करना है। Then the average value, average कह लो या mean कह लो, the average और mean value of two regression coefficient would be greater than the value of coefficient of correlation। ठीक है, correlation coefficient से हमेशा ज़्यादा होता है एवरेज दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट का। सो दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट का एवरेज लेना मतलब bxy प्लस byx डिवाइडेड बाय 2, और इसको क्या कह रहे हैं कि ये हमेशा किससे ज़्यादा होगा, आर से ज़्यादा होगा। इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन आर, आर मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, बी एक्स वाई 0.8 है, बी वाई एक्स 0.4 है, इनका एवरेज हो जाएगा 0.8 प्लस 0.4 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 0.12 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 0.6, ये एवरेज आ गया। और अगर हम जो है आर की वैल्यू निकाले, कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू, तो वो क्या होता है, दोनों जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है उनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और रूट ले लेंगे, तो ये आ गया 0.566। अब 0.566 जो है 0.6 जो यहाँ पर एवरेज आया था उससे कम है, ठीक है, यानी कि आर जो है वो हमेशा रिग्रेशन कोएफिशिएंट के एवरेज से कम होगा। आर will always be less than the average of, or you can say mean of regression coefficients. Moving on to next slide. So the next property is the two regression lines intersect or coincide or become identical when there is perfect correlation। -1 या +1 अगर perfect correlation हो तो उस केस में दोनों regression line coincide करती हैं। इसके लिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, ये परफेक्ट लीनियर कोरिलेशन का एग्जाम्पल आपको दे रखा है, ठीक है, और ये इक्वेशंस बन रही है। इक्वेशंस का भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेट्स से हमने जो प्रॉपर रिग्रेशन के मेथड पढ़े थे उसको फॉलो नहीं करते हैं, ऐसी इक्वेशन बनानी है तो देखो कैसे बनाएंगे। एक बार हमने y को डिपेंडेंट ले लिया, x को इंडिपेंडेंट ले लिया, सो यहाँ पर y डिपेंडेंट और x हो गया इंडिपेंडेंट। इक्वेशन किस तरीके की होती है, ऐसे y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ठीक है। सो b क्या होती है, स्लोप, या जिसको हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज। तो यहाँ पर ये जो रेशियो है यही तो रेट ऑफ चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप रेट ऑफ चेंज देखो कितना हो रहा है, यहाँ पे हमें देखना है कि y कितना चेंज हुआ इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन x। सो y में हर बार कितना चेंज आ रहा है, 3 3 3 3 3, और x में हर बार कितना चेंज आ रहा है, 2 2 2 2 2, ठीक है। सो यहाँ पर b क्या होगा, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, की x के चेंज होने के कारण y में कितना चेंज आया, तो x कितना चेंज हुआ था 2, उसके कारण y में कितना चेंज हुआ 3। सो ये क्या हो गया 3/2, ये बन गई अपनी इक्वेशन 3/2, ठीक है, और प्लस 0, प्लस कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि लीनियर कोरिलेशन है, तो इसकी इक्वेशन इस तरीके से भी बनाई जा सकती है। आप चाहो तो क्रॉस चेक करके देख लो, अगर मैं x की वैल्यू 2 रखती हूँ
तो y की वैल्यू क्या आएगी 3/2 इंटू 2 और 2 कैंसिल, y की वैल्यू 3 आ गई। अगर मैं x की वैल्यू 4 रखती हूँ सो 3/2 इंटू 4, 2 2 ज़ा 4 और 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। ये देखिए करके दिखा देती हूँ यहाँ पे y इज इक्वल टू 3/2 इंटू एक्स की वैल्यू 4 रखी है अपन ने, सो ये 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6 हो गया। सो ये आ गई इक्वेशन। ऐसे ही आप x को डिपेंडेंट बना के और y को इंडिपेंडेंट बना के भी इक्वेशन निकाल सकते हो। बस ये जो है यहाँ पे ये जो स्लोप है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है चेंज इन x इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन y। तो x में हर बार कितना चेंज आ रहा है 2, डिवाइडेड बाय y में हर बार कितना चेंज आ रहा है 3, सो 2/3y प्लस 0। सो लीनियर कोरिलेशन का केस है, इसीलिए हमको कुछ ऐड नहीं करना पड़ रहा है, जीरो ऐड कर रहे हैं और हमें हमारी इक्वेशन मिल रही है। अगर हम एक रैंडम इक्वेशन लेते, ठीक है, तो परफेक्ट फिट नहीं बैठता। अगर हम एक रैंडम इक्वेशन लेते जिसमें हम +1 +2 या ऐसा कुछ कर देते तो फिर एरर आता। इन इक्वेशन में जब हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं तो कोई भी एरर नहीं आ रहा है। यूजुअली जब हमको क्वेश्चन दिया गया होता है, अब आप ये भी सोच सकते हैं कि जिस तरीके का ये कांस्टेंट चेंज वाला रेशियो मैंने दिखाया है, ये जो रेशियो है, ठीक है, रेशियो ऑफ चेंज बिटवीन द x वैल्यूज एंड y वैल्यूज, ये रेशियो कांस्टेंट है हर बार 2/3 2/3 2/3। और लीनियर रिलेशनशिप में ऐसा होना भी चाहिए। अब आपके मन में विचार आएगा कि जब हम क्वेश्चन लगाते हैं तो हर बार ऐसा नहीं होता x और y की वैल्यूज के बीच में, ठीक है, क्योंकि अगर इस तरीके का परफेक्ट लीनियर कोरिलेशन होगा तो उस केस में तो एरर वगैरह कुछ आएगा ही नहीं, सीधी सीधी ऐसी इक्वेशंस बनेंगी और आप जो है वैल्यूज को एग्जैक्टली एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर लेंगे। यहाँ पर इक्वेशन में वैल्यूज पुट करो, एग्जैक्ट प्रेडिक्शंस निकल के आएंगे, ठीक है, तो कोई एरर टर्म नहीं आएगा। सो हर बार हमारे पास ऐसा डाटा दिया हो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता है, इसीलिए रेसिडुअल होता है, इसीलिए एरर टर्म्स आते हैं। ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इस तरीके का एग्जाम्पल दिया है, ऐसा नहीं होता है कि क्वेश्चंस में हमेशा इसी टाइप के रिलेशनशिप शो हो, नहीं, ठीक है। सो लेट्स प्लॉट इट। तो यहाँ पे लेते हैं वैल्यूज 2 4 6 8 10 12 3 6 9 12 15 18, ठीक है। अब जो है लाइंस कैसे प्लॉट करी जाती हैं, यहाँ पर चांस की बात है कि ये ऑब्जर्व्ड वैल्यूज और प्रेडिक्टेड वैल्यूज सेम आएंगी क्योंकि परफेक्ट लीनियर कोरिलेशन है। बट हम इक्वेशन से ही अपनी लाइंस प्लॉट करेंगे। टेक्निकली रिग्रेशन लाइन हमेशा इक्वेशन के बेसिस पे प्लॉट होनी चाहिए, जो दे रखी होती हैं वो हमेशा एक्चुअल वैल्यूज होती हैं। सो लाइन प्लॉट करनी है। सो y इज इक्वल टू 3/2x प्लस 0। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखूंगी तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, पूरी 0, यानी कि ये लाइन ओरिजिन से स्टार्ट होगी, ठीक है। और अगर मैं x की वैल्यू 2 रखती हूँ तो 3/2 इंटू 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, y 3 के बराबर बचेगा। सो अगर x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 3, ठीक है। फिर अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू लेट से रखती हूँ 4, ठीक है, तो 3/2 इंटू 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी 6। सो 4 एंड 6। अब यहाँ पर, ठीक है, सो यहाँ पर लेट से मैं y की वैल्यू रखती हूँ, लेट मी कीप इट, अच्छा पहले y की वैल्यू 0 रख के देखो, अगर y को 0 रखेंगे तो x भी 0 हो जाएगा, यानी कि ये वाली लाइन भी स्टार्ट यहीं से होगी, ये वाली लाइन भी यहीं से स्टार्ट होगी। और मैं पहली वाली लाइन बना देती हूँ टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन, ठीक है, ये पहली वाली लाइन बन गई। अब दूसरी वाली इक्वेशन में भी एक पॉइंट तो आ रहा है 0 0, मतलब स्टार्ट यहीं से होगी। फिर अगर जो है हम y की वैल्यू रख दें यहाँ पर 3, तो y की वैल्यू अगर हम 3 रख दें तो 3 और 3 कैंसिल, x जो है वो 2 के बराबर आ जाएगा, मतलब यही वाला पॉइंट अपने को मिलेगा। y की वैल्यू एक काम करते हैं 15 रख देते हैं। सो y की वैल्यू अगर 15 रख दें, सो 2/3 इंटू 15 प्लस 0, सो ये 3 5 ज़ा और 5 2 ज़ा कितना हुआ 10, यानी कि y की वैल्यू अगर 15 तो x की वैल्यू कितनी आई 10, लाइक दिस, लगभग इसी लाइन पे पॉइंट आएगा, पॉइंट फॉल करेगा, ठीक है। सो यानी कि ये ओरिजिन एक पॉइंट हमको मिला था, एक पॉइंट हमको ये मिल गया दूसरी वाली लाइन का। इसको भी अगर हम ज्वाइन करते हैं इन दोनों पॉइंट्स को तो सेम यही स्ट्रेट लाइन बनेगी, कुछ और तो नहीं बनेगा। यानी कि ये क्या कर रही हैं,
कोइंसाइड कर रही हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल हो गई है। इंटरसेक्ट शब्द यहाँ पर गलत हो गई। इंटरसेक्ट का मतलब होता है एक पॉइंट पे एक दूसरे को काट रही हैं या मीट कर रही हैं, तो ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ये कोइंसाइड कर रही हैं, ये आइडेंटिकल है। दोनों रिग्रेशन लाइन इस केस में क्या बनेंगी, सेम बनेंगी। फिर देखिए फार द लाइन्स फ्रॉम ईच अदर द लेसर द डिग्री ऑफ आर। देखो परफेक्ट कोरिलेशन का केस था तो दोनों लाइन्स बिल्कुल ज्वाइंटली बनी हुई थी। अगर यही परफेक्ट कोरिलेशन का केस नहीं हो तो धीरे धीरे करके क्या होता जाता है, ये लाइंस जो हैं इस तरीके से, लेट्स से दोनों लाइंस यही थी, फिर धीरे धीरे करके एक लाइन इधर की ओर मूव करती जाती है, एक लाइन इधर की ओर मूव करती जाती है, इस तरीके से होता है। इनके बीच का डिस्टेंस जो है बढ़ता जाता है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा मतलब उतना ज़्यादा कोरिलेशन कम हो रहा है। लाइक दिस, एक लाइन उधर की ओर जा रही है, एक लाइन इधर की ओर, एक लाइन और उधर जाती जा रही है, इस तरीके से। सो इनके बीच का गैप, इनके बीच का डिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, ठीक है, जितना फार ऑफ होंगी ये एक दूसरे से, उतना ही कोरिलेशन जो है कम होगा दोनों वेरिएबल्स के बीच में। और अगर बिल्कुल एक ही लाइन बन रही है, दोनों इक्वेशन से एक ही लाइन बन रही है, तो मतलब परफेक्ट कोरिलेशन है। अब इस चीज़ को 3D डायग्राम से ज़्यादा बेटर शो किया जा सकता है कि कैसे कैसे ऐसे फार स्प्लिट होती हैं लाइंस। अच्छा एक चीज़ और, अगर इनको स्प्लिट किया जाए, ये लेट्स से दोनों लाइंस एक ही बनी हुई थी, ठीक है, अब मैं बोलूँ परफेक्ट लीनियर कोरिलेशन का केस नहीं था तो कोई लाइन ऐसे बनेगी, दूसरा एग्जाम्पल ले तो कोई लाइन ऐसे बनेगी, फिर कोई और एग्जाम्पल ले तो उस केस में कोरिलेशन अगर और भी कम होगा तो कोई लाइन ऐसे बनेगी, कोई ऐसे बनेगी। आते 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 ऐसे हो सकता है लाइन ऐसे बने, ये इस तरीके से, इस तरीके से। सो इसका मतलब क्या होता है, ये परपेंडिकुलर लाइंस बन गई, इनका मतलब होता है नो कोरिलेशन। द टू रिग्रेशन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये देखो एक लाइन ऐसे बनी और एक लाइन ऐसे बनी। अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल ले लिया या ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें हमने अगर डायग्राम बनाया, स्कैटर प्लॉट बनाया, तो हमारी रिग्रेशन लाइन एक बिल्कुल स्ट्रेट रिग्रेशन लाइन बन रही है जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, एक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बन रही है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो उस केस में इसका मतलब कोई कोरिलेशन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। भाई बिल्कुल बीच में है, बिल्कुल स्ट्रेट है, दोनों रिग्रेशन लाइन कोइंसाइड कर रही है, परफेक्ट कोरिलेशन है। जैसे जैसे दूर जाती जाएंगी कोरिलेशन कम होता जाएगा और दूर जाते जाते भी उनकी शेप इस तरीके की हो जाएगी, अगर तो परपेंडिकुलर हो जाएंगी एक दूसरे की, तो इसका मतलब नो कोरिलेशन। इफ द वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट आर इज जीरो। जब वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता, तब आर जो है जीरो आता है। जो लाइंस ऑफ रिग्रेशन है उसको हम कह सकते हैं या तो कि परपेंडिकुलर बनेंगी टू ईच अदर, या कह सकते हैं एट राइट एंगल्स बनेंगी। पैरेलल, एक एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक वाई एक्सिस के पैरेलल है। नेक्स्ट, द टू रिग्रेशन लाइंस कोइंसाइड। कोइंसाइड से बेटर शब्द होगा समझाने के लिए इंटरसेक्ट लिख लो। इंटरसेक्ट इज अ बेटर वर्ड हियर टू एक्सप्लेन। द टू रिग्रेशन लाइंस इंटरसेक्ट एट एक्स बार वाई बार। कोइंसाइड भी गलत नहीं है, बट कोइंसाइड ज़्यादातर तब इस्तेमाल करते हैं जब पूरी लाइन एक दूसरे के ऊपर हो, सो इट्स बेटर इंटरसेक्ट। हम एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो दो रिग्रेशन लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं किस पॉइंट पे, एक्स बार वाई बार। अगर आप जो है दो रिग्रेशन लाइंस बनाते हैं और वो जिस पॉइंट पे एक दूसरे को काट रही हैं, ठीक है, उस पॉइंट से लाइन ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तक, तो आपको एक्स वैल्यूज़ का मीन और वाई वैल्यूज़ का मीन मिल जाएगा। इसको हम आगे प्रूफ करेंगे। ये देखिए इसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए पूरा क्वेश्चन किया है मैंने। अच्छा एक चीज़ और, लास्ट वाले लेक्चर में ये सेम क्वेश्चन था, उसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे कॉपी किया है, कोई अलग क्वेश्चन नहीं है, बट एक गड़बड़ हो गई थी। लास्ट वाले लेक्चर में सॉल्यूशन तो बिल्कुल सही निकला हुआ था, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ था x-50 और यहाँ पे लिखा हुआ था x-100, जबकि मीन वैल्यूज़ हैं 6.4 एंड 7, तो उसको करेक्ट कर लेना। सेम ही क्वेश्चन है एग्जैक्टली, करेक्ट कर लेना। लास्ट लेक्चर में ये 50 और 100 नहीं होगा, मीन वैल्यूज़ हैं 6.4 एंड 7, ये मीन वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं। एक्स वैल्यूज़ वाई वैल्यूज़ दे रखी हैं, ये हमने x माइनस एक्स बार की वैल्यूज़ निकाल ली, ये y माइनस वाई बार की वैल्यूज़ निकाल ली। ये स्मॉल x का स्क्वायर है, मतलब ये x माइनस एक्स बार का स्क्वायर है, ये y माइनस वाई बार का स्क्वायर है, और ये x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार है। ये वैल्यूज़ हमने निकाल ली। हमें दोनों रिग्रेशन इक्वेशंस जो हैं वो बनानी है। तो सबसे पहले हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स निकालेंगे। सो बी वाई एक्स मीन्स वाई ऑन एक्स। तो सबसे पहले तो सिग्मा स्मॉल एक्स वाई -131 -131 दोनों ही कोएफिशिएंट्स में न्यूमरेटर में आएगा।
ये है y ऑन x, ठीक है। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर 118.4 ये डिनोमिनेटर में आएगा और सिग्मा वाई स्क्वायर 166 बी एक्स वाई वाले के डिनोमिनेटर में आएगा। ये अपने रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आ गए दोनों इक्वेशन के लिए। अब a की वैल्यूज निकालनी है तो ये क्या होगा, a इज इक्वल टू सिग्मा वाई, वो दो नॉर्मल इक्वेशन याद है रिग्रेशन की, उन्हीं दो नॉर्मल इक्वेशन के बेसिस पे हम a की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो a इज इक्वल टू सिग्मा वाई, सो सिग्मा वाई इज 70, ये सम टोटल 70 है। सो 70 माइनस, ठीक है, द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट माइनस 1.1 इनटू सम टोटल ऑफ x वैल्यूज दैट इज 64, दैट इज सिग्मा x डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेयर्स दैट इज 10। ऐसे ही यहाँ पर a की वैल्यू आएगी। अब ये बी एक्स वाई एक्स ऑन वाई वाली इक्वेशन के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। सो सिग्मा x दैट इज 64 माइनस ये वाला कोएफिशिएंट माइनस 0.789 इनटू सिग्मा वाई दैट इज 70 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेयर्स दैट इज 10। इसको सॉल्व करेंगे, ये a की वैल्यू आ गई। अब सिंपली इक्वेशंस में बस हमें वैल्यू पुट करनी है। सो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स होता है, तो a कितना आया 14 प्लस बी एक्स, तो ये आया है माइनस में, सो माइनस 1.1x। ऐसे ही यहाँ पर x ऑन y की इक्वेशन निकाल लेते हैं, तो x इज इक्वल टू a 11.923 a प्लस बी वाई, सो b की वैल्यू माइनस 0.789 y। याद रखना x ऑन y वाली इक्वेशन के लिए कोएफिशिएंट x ऑन y वाला लेना है और उसी के करस्पॉन्डिंग a वाली वैल्यू लेनी है। इस तरीके से जो है हमने इक्वेशन बना ली। अब हम जो है ये जो हमारी रिग्रेशन इक्वेशंस बन के आई है इसके थ्रू हम रिग्रेशन लाइन प्लॉट करेंगे। सो यहाँ पर देखिए आप क्या हो रहा है, अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y 14 के बराबर है। देखो x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y ये 14 के बराबर है, और अगर y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू आ रही है 12.7। सो y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 12.7। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारी ये रिग्रेशन लाइन हो गई, एक रिग्रेशन लाइन। अब दूसरी रिग्रेशन लाइन बनाते हैं। अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं इस इक्वेशन में तो y की वैल्यू 15.11। सो y की वैल्यू 15.11 आएगी, इस पॉइंट से भी हल्का सा ऊपर जाएगी, नहीं इस पॉइंट से ऊपर नहीं जाएगी, कितना 2 का गैप लिया हुआ है यहाँ पर। 12 के बाद 14, तो 14 के बाद 16 होगा, तो 15.11 करीब यहाँ पे होगा। सो दिस वुड बी 15.11। और अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 11.923, तो 11.923 यहाँ आएगी करीब करीब, ठीक है। ये दूसरी वाली अपनी रिग्रेशन लाइन आ जाएगी, इसको ज्वाइन करके देखते हैं। सो दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, दिस एंड दिस पॉइंट, ये आ गई अपनी दूसरी वाली रिग्रेशन लाइन। अब ये दोनों लाइंस जिस पॉइंट पे मीट कर रही हैं वो जो है हमारी मीन वैल्यूज होंगी x की और y की। तो ये लगभग लगभग यहां पर मीट कर रही हैं, ये देखिए, ठीक है। सो y इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू 6 पॉइंट समथिंग, यहाँ पर हमने न्यूमेरिकली निकाला हुआ है 6.4, यानी कि 6.4 आएगा। सो यानी कि यहाँ से ये प्रूफ है कि दोनों रिग्रेशन लाइंस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं वहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तरफ, तो एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी वो मीन वैल्यूज होंगी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड एंड द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ रिग्रेशन, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। मेथड वही है अपना क्वेश्चन लगाने का, बस अब हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैंने केस लिया है चेंज ऑफ ओरिजिन का। सो ये इनिशियल टेबल है, एक्स वाई नॉर्मल एक्स वैल्यूज का स्क्वायर, वाई वैल्यूज का स्क्वायर और एक्स इंटू वाई किया है। अब यहाँ पर एक्स और वाई में मैंने क्या किया है, 2 ऐड कर दिया है, 7 + 2 9, 8 + 2 10 एंड सो ऑन। और इस बार मैंने क्या किया, y वेरिएबल की जो वैल्यूज थी उसमें से 2 माइनस कर दिया। भाई चेंज ऑफ ओरिजिन में आप एक कांस्टेंट नंबर ऐड भी कर सकते हो, कांस्टेंट नंबर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सो y में से मैंने दो लेस कर दिया y सीरीज में, 4 - 2 2, 5 - 2 3, 2 - 2 0, 6 - 2 4 एंड सो ऑन। तो ये सिंपली जो है वैल्यूज निकाली हुई हैं, इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं। सो हमको जो है दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स निकालने हैं, bxy एंड byx। सो bxy
सबसे पहले फॉर्मूला में क्या है, n, n यानी कि कितने पेयर है, 8 पेयर हैं। सो n इंटू एक्स वाई, सिग्मा एक्स वाई, n इंटू सिग्मा एक्स वाई, सो सिग्मा एक्स वाई इज 535 इज इक्वल टू, ये जो वैल्यूज हमने निकाली हुई है बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, ये है फर्स्ट टेबल की, लिख देती हूँ मैं, और ये वाली है सेकेंड टेबल की, ठीक है। सो माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, सो सिग्मा एक्स 75, सिग्मा वाई 50, ये डिवाइडेड बाय एन, एन इंटू ये एक्स ऑन वाई है, तो न्यूमरेटर में सारी वाई वैल्यूज आएंगी, सो एन इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल का स्क्वायर, सो ये आ गया वाई स्क्वायर 380 माइनस सिग्मा वाई 50, 50 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, ये आया 0.98, ठीक है। ऐसे ही बी वाई एक्स निकालेंगे, सो न्यूमरेटर तो सेम ही रहता है फॉर्मूला में, डिनोमिनेटर चेंज होगा, ये वाई ऑन एक्स है तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी n सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर 769 माइनस सिग्मा एक्स पूरे का स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स सम टोटल है 75, इसका स्क्वायर, ये आया 1.005। तो ये हमारी इनिशियल टेबल से रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स की वैल्यू आ गई। अब जो है सेकेंड टेबल की बात करते हैं। सो सेकेंड टेबल में भी सेम फॉर्मूला से निकालेंगे। सो बी एक्स वाई इज n इज 8 पेयर्स इंटू सिग्मा एक्स वाई दैट इज 453 minus sigma x into sigma y. So sigma x is 91, sigma y is 34. So 91 into 34. आई होप आप लोगों को फॉर्मूलाज अब याद हो, क्योंकि अब जब हम चीज़ें प्रूव कर रहे हैं, अब मेरा काम आपको फॉर्मूला पढ़ाना या क्वेश्चन लगवाना नहीं है, वो लास्ट लेक्चर में हो गया। मेरा काम है यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करना। तो अगर अब भी आपको फॉर्मूलाज याद नहीं होंगे या पुरानी क्लासेस की कुछ चीज़ें याद नहीं होंगी, तो अब आपको डिफिकल्टी हो सकती है। फिर डिवाइडेड बाई ये x ऑन y है, तो ये हो जाएगा n 8 सिग्मा y स्क्वायर दैट इज 212 माइनस सिग्मा y दैट इज 34 का स्क्वायर। ये भी देखिए कितना आया सॉल्व करके 0.98। बी वाई एक्स निकालेंगे, न्यूमरेटर यही ऊपर वाला ही रहेगा सेम, ये y ऑन x है तो नीचे x वाली वैल्यूज आ जाएंगी n सिग्मा एक्स स्क्वायर दैट इज 1101 माइनस सिग्मा x दैट इज 91 इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। ये सॉल्व करेंगे 1.005 ही आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों टेबल से जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स की वैल्यू निकल के आई है वो एग्जैक्टली सेम निकल के आई है, यानी कि ओरिजिन चेंज करने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जो है एक कांस्टेंट नंबर ऐड कर दो सीरीज में, एक कांस्टेंट नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो सीरीज से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स की वैल्यू सेम ही निकल के आएगी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। सो अनदर पॉइंट इज स्केल। ये अगर हम एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स पे। तो देखिए ये वही हमारा इनिशियल एग्जांपल और उसके अकॉर्डिंग निकाले गए दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। फर्स्ट टेबल कॉमन रहेगी जो पहले थी। अब सेकेंड टेबल में देखिए हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है एक्स और वाई सीरीज को 2 से, मल्टीप्लीकेशन। सो 7 2 ज़ा 14, 8 2 ज़ा 16 एंड सो ऑन, और 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10, वाई सीरीज को भी 2 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। सो उसके बाद जो है वी हैव फाइंड आउट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड एक्स इंटू वाई। सो सेकेंड टेबल के लिए कोएफिशिएंट्स कैलकुलेट करते हैं। देखिए सो बी एक्स वाई, सो एन इज 8, सिग्मा एक्स वाई इज 2140 माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई दैट इज 150 इंटू 100 डिवाइडेड बाय एक्स ऑन वाई है तो एन दैट इज 8 इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर दैट इज 1520 माइनस सिग्मा वाई 100 का स्क्वायर। सॉल्विंग इट वी गेट इट 0.98। ऐसे ही बी वाई एक्स को देखते हैं। सो ऊपर का न्यूमरेटर तो सेम ही रहेगा दोनों कोएफिशिएंट्स में, ये y ऑन x है तो नीचे हो जाएगा n यानी कि 8 सिग्मा एक्स स्क्वायर दैट इज 3076 माइनस सिग्मा एक्स दैट इज 150 का होल स्क्वायर। सॉल्विंग इट वी आर गेटिंग इट इक्वल टू 1.005। तो यानी कि स्केल चेंज करने का भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा। ये सिर्फ उस केस में जब हमने x और y दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पर हमने क्या किया, x सीरीज y सीरीज दोनों सीरीज को मल्टीप्लाई किया और सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया 2 से। उस केस में स्केल चेंज करने का भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, हमारे जो कोएफिशिएंट्स की वैल्यू आई है वो पहले जैसी ही आई है। अब एक और केस देखते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब इस केस में हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक सीरीज का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दूसरी को कांस्टेंट रहने देंगे। सो ये फर्स्ट टेबल और ये फर्स्ट टेबल के कोएफिशिएंट्स जो पहले जैसे ही हैं जो फाइंड आउट किए थे। अब सेकेंड टेबल में इस बार हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ सॉरी एक सीरीज की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया है।
सो एक्स सीरीज को मल्टीप्लाई किया है 2 से, सो 7 2 ज़ा 14, 8 इंटू 2 16, 5 2 ज़ा 10, 9 2 ज़ा 18 एंड सो ऑन। और वाई सीरीज को देखो कांस्टेंट ही रखा है जैसे पहले थी। फिर ये एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और एक्स वाई की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। तो सेकेंड टेबल के कोएफिशिएंट्स फाइंड आउट करते हैं। बी एक्स वाई इज इक्वल टू एन यानी कि 8, सिग्मा एक्स वाई 1070 माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई दैट इज 150 इंटू 50 डिवाइडेड बाय एक्स ऑन वाई है तो एन दैट इज 8, सिग्मा वाई स्क्वायर दैट इज 380 माइनस सिग्मा वाई दैट इज 50 का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो ये आया किसके बराबर 1.96 और 1.96 को हम क्या लिख सकते हैं 0.98 इंटू 2। सो फर्स्ट वाली टेबल में बी एक्स वाई कोएफिशिएंट की वैल्यू 0.98 आई थी, यानी कि जो पुराना वाला हमारा कोएफिशिएंट था, ठीक है, उसको भी हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिस नंबर से हमने सीरीज को मल्टीप्लाई किया है। और याद रखना कौन सी सीरीज को मल्टीप्लाई किया था, एक्स सीरीज को मल्टीप्लाई किया था। इसीलिए जो एक्स ऑन वाई वाला कोएफिशिएंट है, ठीक है, उसकी वैल्यू को, पुरानी वाली वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नए रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू आ जाएगी, विच शोज कि स्केल चेंज करने का इंपैक्ट अब पड़ रहा है, वैल्यू सेम नहीं है पहले जैसी। बी वाई एक्स निकालते हैं तो देखो न्यूमरेटर तो यही ऊपर वाला सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में n यानी कि 8, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास होगा सिग्मा एक्स स्क्वायर, वाई ऑन एक्स है तो सिग्मा एक्स स्क्वायर दैट इज 3076 माइनस सिग्मा एक्स दैट इज 150 इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 0.502। ये भी वैल्यू पहले जैसी नहीं है, फर्स्ट टेबल के इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट जैसी नहीं है, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नहीं डिवीजन हो रहा है। ये जो 1.005 है इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे ना तो ये नए वाले रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू आएगी 0.502। तो यहीं पर ट्विस्ट है। रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स के केस में अगर हम जो है दोनों सीरीज को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, यानी कि स्केल चेंज करने का भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर हम सिर्फ एक सीरीज की वैल्यूज को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं फिर हमारे रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स की वैल्यू चेंज होंगी। और यहाँ पे भी चेंज होने में ऐसा नहीं है कि पुराने वाले दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू को 2 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे जिस नंबर से सीरीज को मल्टीप्लाई किया था, नहीं। अगर आपने एक्स कोएफिशिएंट की वैल्यूज को अगर आपने एक्स सीरीज की जो भी वैल्यूज थी उसको 2 से मल्टीप्लाई किया है तो जो एक्स ऑन वाई वाली वैल्यूज होंगी, जो एक्स ऑन वाई वाला आपका कोएफिशिएंट होगा, ठीक है, तो पुराने कोएफिशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, नया वाला एक्स ऑन वाई कोएफिशिएंट आ जाएगा। और वाई ऑन एक्स के केस में चीजें रिवर्स हो जाएंगी, फिर उल्टा हो जाएगा, डिवीजन बाय 2 होगा तब जाके नया रिग्रेशन कोएफिशिएंट आएगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखनी है। हालांकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन तो हम कहेंगे यस, ओरिजिन चेंज करने का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है कि आर रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल, ठीक है, तो हम बोलेंगे नो, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ स्केल करने का प्रभाव जो है रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स की वैल्यू पे पड़ता है, जैसा कि इस एग्जांपल में देखा जा सकता है। वो एक एक्सेप्शनल केस है जब हम दोनों सीरीज की वैल्यूज को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तब इंपैक्ट नहीं पड़ता, बट जनरली अगर पूछा जाता है तो हम यही कहेंगे कि ओरिजिन चेंज करने का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन स्केल चेंज करने का इंपैक्ट पड़ता है। और हम जितने भी ये क्वेश्चंस लगाए हैं प्रूव करने के लिए, इससे और भी रिग्रेशन की प्रॉपर्टीज प्रूव हो रही हैं। आप खुद देखो, ये देखो, एक तरफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू जो है 1 से कम है तो दूसरे वाले रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 से ज़्यादा है। ऐसे ही यहाँ पे भी हुआ है, एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू 1.96 1 से ज़्यादा है तो दूसरे की देखो 1 से कम आई है 0.502। सो हेंस प्रूव्ड कि अगर एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तो दूसरे की 1 से कम ही होगी, है ना। इस तरीके से जो है आप जो हम क्वेश्चंस लगाते हैं उसमें भी देख सकते हैं कि ये प्रॉपर्टीज अपने आप प्रूव होती चली जाती है। प्लस साइन देखो, साइन भी सेम है, पॉजिटिव आएंगे तो दोनों पॉजिटिव आएंगे, नेगेटिव आएंगे तो दोनों ही रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स नेगेटिव आएंगे। सो इसी के साथ प्रॉपर्टीज भी ओवर। थैंक यू।